मैं सबसे वीक रेस में रिबॉर्न हुआ था, एक गोबलिन के रूप में, लेकिन इस रेस के पास एक इंसान खतरनाक एबिलिटी है। मैं मैटिंग करके और भी स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ। हाँ, आपने सही सुना, मैं बेबीज पैदा करके और ज्यादा पावरफुल हो जाता हूँ, और मैं ऐसा किसी भी स्पीशीज के साथ कर सकता हूँ, इंसानों, दूसरे गोबलिन्स और यहाँ तक कि एल्वस के साथ भी। लेकिन अपनी उम्मीदें इतनी मत बढ़ाओ। अगर तुम किसी इसेकई में रीइंकार्नेट होते हो तो तुम्हें ऐसी कोई पावर नहीं मिलने वाली, और दुआ करो कि तुम ऐसी जगह रीइंकार्नेट ना हो जहाँ टाइटन्स तुम्हारा पीछा कर रहे हो। वैसे ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इस वजह से मेरी जिंदगी शहद की तरह मीठी है। मुझे पहले ही कैप्चर किया जा चुका था, बुरी तरह टॉर्चर किया गया, मुझे इतनी बुरी तरह कुचला गया कि उन्होंने मुझे पूरी तरह तोड़कर रख दिया। मुझे इंसानों की रेस से नफरत होने लगी। भले ही मैं अपनी पास्ट लाइफ में खुद एक इंसान था, लेकिन चलो कहानी की शुरुआत में वापस चलते ताकि तुम इस रिवेंज का मजा ले सको। चीफ के मरने के बाद गॉबलिन्स आपस में लड़ने लगे। वे एक दूसरे की नाक काट रहे थे। क्या यह सही भी है? वे नया चीफ बनना चाहते थे। वे उस पुराने शिकार को भी पाना चाहते थे जिसे चीफ पीछे छोड़ गया था। वे हवा में मैटिंग की महक सूंघ सकते थे। लेकिन वहां मैं था, एक अलग गोबलिन जो खुद को उस पकड़ी हुई लड़की का गार्जियन कहता था। अचानक मुझे कुछ सुनाई दिया और मैं दौड़कर देखने गया कि क्या हो रहा है। बहुत सारे गोबलिन्स उस लड़की पर अटैक कर रहे थे। तुम अच्छे से जानते हो कि वहाँ क्या होने वाला था। जब उन्होंने मुझे देखा तो वे गुस्से से पागल हो गए और उन्होंने अटैक कर दिया, लेकिन मैंने आसानी से अपने एक भाई को मार गिराया। मेरे पास एक वेपन था और इसी वजह से बाकी सभी गोबलिन्स पैनिक में वहाँ से भाग गए। वह लड़की मुझे दोबारा बचाने के लिए थैंक्स कहती है। प्रॉब्लम यह है कि मैं हमेशा से गोबलिन नहीं था। मैं लिंटेन नाम का एक इंसान था, लेकिन ट्रपकुन ने मुझे उड़ा दिया। हमेशा तुम ही होते हो, है ना ट्रपकुन? अब मैं एक गोबलिन हूँ और मेरे पास एक सिस्टम है। भले ही ऐसा लगता है कि ये अभी तक 100% इनिशियलाइज नहीं हुआ है। उस लड़की ने मुझे इस दुनिया के बारे में भी चीजें सिखाई। गॉड्स ने इसे बनाया है और मॉन्स्टर्स को भी बनाया है। इंसानों के पास भी पावर्स हैं, लेकिन मैं सबसे वीक और सबसे घिनौने मॉन्स्टर के रूप में रीइंकार्नेट हुआ। गोबलिन्स के बीच भी मैं अपने स्टेट्स की वजह से काफी वीक हूँ, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि मैं मैटिंग करके स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ। और ये लड़की तो पहले से ही फुल बेली लग रही। नेचुरली कोई फीमेल गोबलिन्स नहीं होती, इसलिए हमें दूसरी स्पीशीज के साथ मैट करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि मैं पहले एक इंसान हुआ करता था और ये सब मुझे बहुत अजीब और गलत लगता है। लड़की कहती है कि मैं अलग हूँ और मैं उन गोबलिन्स के साथ नहीं रहना चाहता। फिर वो बताती है कि नाइट्स का एक ग्रुप आ रहा है और अगर वो उन्हें एक्सप्लेन करेगी तो वे मुझे गांव में रहने देंगे। लेकिन अचानक मुझे गोबलिन्स के आने की आवाज सुनाई देती है। मैं उस करवी लड़की पर चिल्लाता हूँ कि वह मेरे साथ भागे। तभी सच में एक गोबलिन वहाँ आ जाता है, लेकिन वह इधर उधर भागते हुए कह रहा था कि इंसान आ गए हैं और वो स्ट्रॉन्ग होने के लिए मैट करना चाहता है। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में भी उस बीस्ट का इंस्टिंक्ट बस एक होल ढूंढना है। बस एक ही हिट में मैंने अपने भाई को नर्क में जाकर मैट करने के लिए भेज दिया। ऐसा लगता है कि इंसान सच में आ गए हैं। लड़की खुशी से कहती है कि वे पक्का नाइट्स ही होंगे और खुशी के मारे रोने लगती है। अब सोचो तो, मैं भले ही वीक हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा सा पेट निकला हुआ है ना? अचानक मैं रुक जाता हूँ। एक आदमी ठीक मेरे सामने एक स्किल यूज कर रहा था और उसने एक ही बार में मेरे कई भाइयों का सफाया कर दिया। वह बंदा सच में बहुत स्ट्रॉन्ग था। वह गुस्से में था क्योंकि गोबलिन्स ने उसका नया केप फाड़ दिया था, लेकिन प्रॉब्लम उसका स्टेटस था। वह बहुत ही ज्यादा हाई था। क्या वह सच में एक इंसान है? लड़की चिल्लाती है कि वे वहाँ है, लेकिन मैं बस सोचता ही रहता हूँ। अचानक मुझे रियलाइज होता है कि कुछ गड़बड़ है। नाइट की तलवार पहले से ही उस लड़की को बीच से आधा काटने वाली थी। मैं उसे बचाता हूँ और वो एक बहुत ही मेटिंग जैसे पोज में गिर जाती है। पहले तो मुझे लगा कि शायद अंधेरे की वजह से मुझे कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन वो नाइट एक ऐसा ऑरा दे रहा था जिससे लग रहा था कि बात कुछ और ही है। लड़की बताती है कि उसका नाम काइया है और नाइट कहता है कि उसे ये पता है कि गॉबलिन्स ने उसे पहले ही करप्ट कर दिया और शायद वो उनके बच्चे से प्रेग्नेंट भी है। वह रोती है और कहती है कि वो करप्ट नहीं हुई है, सब मेरी वजह से। वो मेरी तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मैंने उसे बचाया, लेकिन उस नाइट को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भागता हूँ। मैं उसे धक्का देकर भागने के लिए कहता हूँ और खुद स्टाफ पकड़ लेता हूँ। मैं शायद इस हिट से मर जाऊंगा, लेकिन एक गोल्डन लाइट की वजह से वो हिट मुझ तक पहुंच ही नहीं पाता। एक औरत ने नाइट लोडर को रुकने का ऑर्डर दिया। काइया उस सेंट से मुझे बचाने के लिए कहती है, अपनी पूरी ताकत से भीख मांगती है। सेंट पूछती है कि क्या मैं उसकी बात समझ सकता हूँ? यहाँ से निकलने का ये मेरा चांस था। मैं हाँ कहता हूँ। मैं जल्दी से सब कुछ बता देता हूँ कि मैं एक इंसान हूँ और इस दुनिया से नहीं हूँ। उस सेंट को देखने के बाद मैं शायद उसकी ब्लेसिंग्स चाहता हूँ। लोडर इम्प्रेस हो जाता है, जबकि सेंट कहती है कि ये गोबलिन होली मदर की तरफ से एक गिफ्ट है। वो ब्लॉन्ड औरत पूछती है कि क्या सच में मैंने लड़की पर अटैक नहीं किया, और काइया इस बात को कंफर्म करती। तो वे मुझे एनालाइज करने के लिए साथ ले जाने का डिसाइड करते हैं। बाद में सेंट पूछती है कि क्या मुझे ये मंजूर है, और मैं तुरंत हाँ कह देती। अपनी उंगलियों की एक चुटकी बजाकर वो उस बैरियर को हटा देती है। चलते हुए वो लोडर को ये
करने का ऑर्डर देती है। मैं उसे बचाने के लिए थैंक्स कहने ही वाला था, लेकिन वह मुझे बीच में ही काट देती है। अचानक काया को किसी दूसरी जगह पर स्टैब कर दिया जाता है, मीटिंग स्पॉट पर नहीं। ये क्या हो रहा है? जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने इतना कुछ सहा, उसे उसी के साथियों ने मार गिराया। सेंट ने मुझे उस गंदे लुक के साथ और अपने 2 बड़े तरबूजों को हिलाते हुए कहा कि जब वे वापस लौटेंगे तो मुझे इसका हिसाब अच्छे से चुकाना होगा। जो कुछ भी हुआ था उसके 1 हफ्ते बाद लॉर्डर स्क्वायर में एक स्पीच दे रहा था। वो गोब्लिन्स का सफाया करने की बात कर रहा था और पूरी पॉपुलेशन रिवेंज के लिए चीयर कर रही थी। उसने झूठ बोला कि गोब्लिन्स ने काया को मार दिया है, लेकिन उसने उस मामले को पहले ही निपटा दिया है। सेंट कह रही थी कि सैंक्चुअरी हमेशा अपने भक्तों को प्रोटेक्ट करेगी और इसी तरह वे मासेस को कंट्रोल कर रहे थे। जितनी ज्यादा प्रेयर्स होंगी सैंक्चुअरी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। मैंने मुश्किल से पैडल को एक बार घुमाया और चेन पहले ही उतर गई। अचानक किसी ने सेंट इवलिया को आवाज लगाई। उसने उसे नफरत से देखा। मैं पूरी तरह से लहूलान और टूटा हुआ था। गुस्से में चिल्लाया और अपनी पूरी ताकत से उसे गालियां दी। वो बस मेरी वाइटलिटी की तारीफ करती रही कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, लेकिन कहती है कि वो मुझ पर जहर के असर को टेस्ट करने वाली है। यह सुनकर मैं और भी भड़क गया। मैंने चिल्लाकर कहा कि उसने सबको बेवकूफ बनाया और यहाँ तक कि काया को भी मार डाला, लेकिन उसने मुझे चाकू मार दिया। काया को इसलिए मारा गया क्योंकि वह एक गोब्लिन से सिड्यूस हो गई थी और उसने मेरे फेवर में बात की थी। यह ह्यूमैनिटी के खिलाफ एक बड़ा धोखा था। इवेलिया के लिए गोब्लिन सिर्फ पैरासाइट्स हैं और मुझे यह एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो मेरे शरीर का इस्तेमाल इंसानों पर होने वाले एक्सपेरिमेंट्स के लिए कर रही है। लेकिन क्या मैं मरने वाला हूँ? क्या मेरी सबसे बड़ी गलती किसी इंसान के साथ रीइंकार्नेट होना थी? मर्सीफुल हार्ट। मुझे मरने से पहले तक हर रोज सिर्फ मजे के लिए टॉर्चर किया जाता था। अगर मुझे एक और मौका मिला तो मैं कभी इंसानों पर भरोसा नहीं करूंगा। मैं उनमें से एक एक से अपना बदला लूंगा। अचानक मैं खुद को किसी दूसरी जगह पर पाया। सिस्टम ने मुझे वार्न किया कि मैं सभी ट्रांस माइग्रेटर्स में सबसे डम था और मुझे रिस्टार्ट करने का चांस दिया। कम से कम सिस्टम ऑनेस्ट तो था। मुझे अब जाकर समझ आया कि मेरे सिस्टम को एक्टिवेट होने के लिए मेरा मरना जरूरी था। मुझे अपनी करंट मेमोरीज के साथ 1 हफ्ते पहले टाइम में वापस जाने का ऑफर मिला। यह रिवेंज लेने का मौका था। अपने ही हाथों से मैं लॉर्डर और इवेलिया से अपना बदला लूंगा। तो मैं गोब्लिन्स के नेस्ट में वापस लौट आया, लेकिन इस बार सिस्टम से मिले एक छोटे से बूस्ट के साथ। सिस्टम ने वार्न किया कि अगर मैं दोबारा मरा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और इंसान बस आ ही रहे हैं। मेरे पास किसी डिसीजन को सिमुलेट करने की एबिलिटी भी थी और मैं इसे दिन में एक बार यूज कर सकता था, इसलिए मैंने जल्दी से इसे एक्टिवेट किया। करंट सिनेरियो में गुफा को लोडर ने खोज लिया था। ऑप्शंस थे दूसरे गोब्लिन्स को वार्न करो, उन्हें वहीं छोड़ दो और भाग जाओ, और आखिरी ऑप्शन छिप जाओ और प्रे करो कि लोडर मुझे ना ढूंढ पाए। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं गोब्लिन्स को इकट्ठा भी कर लूं तो भी वे टिक नहीं पाएंगे। फिर भी इसे टेस्ट करने के लिए मैंने वो ऑप्शन चुना जिससे मुझे सबसे ज्यादा सिस्टम पॉइंट्स मिल रहे थे। लेकिन उस सिमुलेशन में गोब्लिन्स की ताकत को ओवर एस्टिमेट करने की वजह से मैं इंसानों के ग्रुप के हाथों मारा गया, लेकिन मुझे वो 10 पॉइंट्स मिल गए। मुझे पहले से पता था कि मैं गोब्लिन्स पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन अब मेरे पास पॉइंट्स थे और मैंने एक्सचेंज विंडो खोलने का डिसाइड किया। वहां अलग अलग क्राइसिस पर बहुत सारे वेपन्स थे, लेकिन 10 पॉइंट्स के साथ मैं सिर्फ एक एल्विन डेगर खरीद सकता था जो मुझे 10% स्पीड और 15 स्ट्रेंथ देता है। और तभी मैंने पूछा, मुझे अभी तक काया क्यों नहीं मिली? सिस्टम वार्न करता है कि उसकी रीबर्थ की वजह से कुछ डिटेल्स बदल गई हैं और काया पकड़ी नहीं गई थी, तो अब उसे बस बचकर वहां से भागना और सरवाइव करना है। गुफा के एंट्रेंस पर कुछ गार्ड्स कह रहे हैं कि गोब्लिन्स बहुत घिनौने होते हैं। हमारा गोब्लिन अपनी नाक दबाता है और मदद के लिए चिल्लाती हुई एक लड़की की आवाज की नकल करता है। गार्ड्स उस सर्वाइवर को मारने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं, भले ही वे इंसान हो, क्योंकि यह लोडर का ऑर्डर है। चुपके से अंदर जाते हुए मुस्कुराते हुए वह उस पर्सन से कहता है कि वह डरे नहीं, लेकिन तभी उसके सिर पर एक जोरदार हिट पड़ता है। घायल सैनिक दर्द से कांपने लगता है। दूसरा गार्ड पास आता है और पूछता है कि वह इतनी देर क्यों लगा रहा है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वहाँ क्या हुआ है। लिंडेन मुस्कुराता है, यह देखकर बहुत थ्रिल्ड है कि उसका प्लान काम कर रहा है। जल्दी से हमारा बॉय दूसरे गार्ड की तरफ दौड़ता है। उसका सुपर शार्प डैगर उस बंदे को फ्रीज कर देता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। लिंडेन उस सोल्जर के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है और वह आदमी दर्द से नीचे गिरने लगता है। गुस्से और अपनी प्योर एजिलिटी से भरा हुआ वह बच्चा उस पर कूदता है और अपना काम शुरू कर देता है। जैसा कि लिंडेन ने सोचा था, डैगर सच में बहुत ज्यादा शार्प है। वह सोल्जर के शरीर पर एक बड़ा सा कट मारता है और वह गार्ड पैनिक होकर जमीन पर गिर पड़ता है, यह सोचकर कि अब सब खत्म होने वाला है। वह सोल्जर पूछता है कि क्या लिंडेन इंसानों की भाषा बोल सकता है। लिन की सिंपैथी पाने की कोशिश करते हुए सोल्जर अपने परिवार की एक फोटो निकालता है और कहता है कि वे घर पर उसका इंतजार कर रहे हैं। जब वह देखता है कि बच्चा थोड़ा हेजिटेट कर रहा है और समझ जाता है कि लिन उसकी बात समझ रहा है, तो गार्ड उसे स्मार्ट कहता है और दावा करता है कि वह तो बस
होली ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। फिर वह उसका भरोसा खरीदने की कोशिश करता है और उसे फ्रेश और जूसी गोल्डन यंग औरतों का प्रॉमिस करता है, जबकि उसका असली प्लान अपना वेपन उठाकर उस पर हमला करने का था। यह सोचकर कि लिंडेन उसके झांसे में आ गया है, वह गार्ड एक चालाक चूहे की तरह उस पर झपटता है और उसे एक बेवकूफ जानवर बुलाता है, लेकिन सोल्जर को वह नहीं मिलता जिसकी वो उम्मीद कर रहा था। अपनी स्पीड और उस ब्रूटल डैगर के साथ लिंटेन उस चालाक चूहे को अपने पास पहुंचने से पहले ही काट डालता है। वह बच्चा अपने रिवेंज का पहला पार्ट किक ऑफ करता है। हमारा प्रोटोगोनिस्ट अपनी इस आखिरी चांस का पूरा फायदा उठाने के लिए पूरी तरह डिटरमिन्ड है, वो भी एक ऐसी दुनिया में जहां इंसानों ने उसे धोखा दिया। लिंटेन को अब और भी ज्यादा यकीन हो जाता है कि उसका रिवेंज जरूर सक्सेसफुल होगा। तभी उसे पास ही लोडर की आवाज सुनाई देती है और उसे लगता है कि कैप्टन उसे पकड़ने आ रहा है। वह अपना प्लान मोशन में लाता है और गार्ड के कपड़े ले लेता है। सैनिक के आउटफिट को हाथ में लिए वहां से निकलते हुए लिंटेन कहता है कि वह जल्द ही लोडर और इवेलिया को ढूंढ लेगा। उसी वक्त कैप्टन और सेंट उस जगह पहुंचते हैं जहां गार्ड्स को मारा गया था। लोडर हैरान होता है कि क्या सच में गोब्लिन्स ने उन सैनिकों को मार दिया। इवेलिया सोचती है कि एक छोटा सा मॉन्स्टर जिसने 2 गार्ड्स को मार गिराया वह पक्का कोई म्यूटेंट होगा। कैप्टन अपनी एलाई से कहता है कि अगर यह सच है और यह खबर गांव में फैल गई तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं। गिरे हुए गार्ड पर पैर रखते हुए लोडर उसे यूजलेस कहता है क्योंकि वह एक अकेले गोब्लिन से हार गया। इस बीच एक म्यूटेंट छोटे मॉन्स्टर के ख्याल से ही सैडिस्टिक इवेलिया के चेहरे पर चमक आ जाती है और वह कहती है कि इसमें बहुत मजा आएगा। एक अलग तरह के गोब्लिन के आइडिया से ही वो लगभग टर्न ऑन हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक डार्क लुक था। छोटी सेंट कहती है कि अगर वे उसे पकड़ लेते हैं तो वो उसके साथ बहुत मजा करेगी। लिंटेन यह देखकर राहत महसूस करता है कि उसका प्लान फाइनली काम कर रहा है और वह उस गुफा से बाहर निकल आया है। खाते हुए वह कहता है कि वह अपने दुश्मनों से गोब्लिन के तरीके से ही निपटेगा। अपने स्टेट्स को बढ़ाने और अपने इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड करने के लिए अपनी वेरासिटी का इस्तेमाल करते हुए नफरत से भरी एक डार्क घूर के साथ लिंक कहता है कि इस जिंदगी में वह हर आदमी की सिर्फ एक ही विश छोड़ेगा, मौत, और हर औरत उसे पाना चाहेगी और उसके पैरों में गिरेगी। झाड़ियों के हिलने की आवाज सुनकर वो सोचता है कि क्या लोडर और बाकी लोगों ने अभी भी हार नहीं मानी है। तभी लिंटेन की नजर झाड़ियों के पीछे से बाहर निकलते हुए किसी हुड पहने हुए शख्स पर पड़ती है। वह बिना उस इंट्रूडर को काउंटर करने का चांस दिए तुरंत अटैक कर देता है। घबराकर वह शख्स एक पत्थर से टकराकर गिर जाता है। लिंटेन अचानक रुक जाता है। यह देखकर शॉक में है कि वह एक गोब्लिन है। उसे यकीन नहीं होता। वह तब और भी हैरान रह जाता है जब वह गोब्लिन बोलती है, बिल्कुल उसी की तरह बात करती है और अपने एक्सप्रेशंस दिखाती है। फिर भी वह अपनी गार्ड नीचे नहीं करता। जो कोई भी यह है वह छिप रही थी। तभी उसे एक और चीज शॉक कर देती है। लिंटेन को समझ नहीं आ रहा कि इस गोब्लिन के फीचर्स फेमिनिन क्यों हैं, क्योंकि गोब्लिन्स तो सिर्फ मेल होते हैं और इसीलिए वे सिर्फ दूसरी स्पीशीज के साथ ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। डरी हुई फीमेल गोब्लिन उससे उसे चोट ना पहुंचाने की भीख मांगती है और कहती है कि वह सिर्फ पानी लेने आई थी, जिससे उसे और भी शक होता है। लिंडेन को समझ नहीं आ रहा कि एक छोटा सा मॉन्स्टर पूरे सेंटेंसेस में कैसे बात कर सकता है। अगर कोई मेल गोब्लिन अपनी ही स्पीशीज की किसी फीमेल के साथ मेट करता है तो वह एक गोब्लिन गॉड बन जाएगा। लिंडेन ये रियलाइज करके हैरान रह जाता है कि अगर वह इसके साथ हुकअप कर ले तो यह इतना स्ट्रांग बनने का परफेक्ट चांस हो सकता है कि वह अपने दुश्मनों का सामना कर सके। डेस्परेट और अपने लिए डरी हुई वह लड़की लिंटेन को बताती है कि उसके बॉस ने उसे पानी लाने भेजा है और अगर वह बिना पानी के वापस गई तो वह उसे तब तक पीटेगा जब तक कि उसका मन नहीं भर जाता। जब उसे रियलाइज होता है कि एक गोब्लिन उससे बात कर रहा है और उसे शांत करने की कोशिश कर रहा है तो वह फ्रीज हो जाती है। लिंटेन उसे वार्न करता है कि अगर वह ऐसे ही रोती रही तो लोडर और उसका ग्रुप सीधे उनके पास आ जाएंगे। अभी भी शॉक में वह पूछती है कि क्या वह सच में उसी की तरह बोल सकता है। वह हाँ कहता है। लिंटेन को याद आता है कि गोब्लिन्स आमतौर पर इतनी साफ भाषा में बात नहीं कर सकते और इसीलिए उसने अपनी ट्राइब में कभी दूसरों से ज्यादा बात नहीं की। ग्रेटफुल होकर वह लड़की उसे कहती है कि वो बहुत काइंड है। वह बताती है कि बाकी छोटे मॉन्स्टर्स आमतौर पर उसे मारते हैं और उसकी बेइज्जती करते हैं। फिर वह पूछती है कि क्या वो उसके साथ गांव चलना चाहता है। लिंडेन को और स्ट्रांग होने का एक और चांस दिख जाता है। वह थोड़ा खुश होता है और पूछता है कि क्या सच में पास में कोई गोब्लिन ट्राइब है, लेकिन वह अभी भी कॉशियस रहता है। उसे नहीं पता कि क्या लोडर का ग्रुप अभी भी उसका पीछा कर रहा है और सबसे जरूरी है किसी सेफ जगह को ढूंढना। फिर भी दिमाग में रिवेंज और पावर को अपना गोल मानते हुए वह उससे कहता है कि वह उसके साथ गोब्लिन विलेज चलेगा। वह मानता है कि वह सोच ही रहा था कि उसे रिक्रूट करने के लिए सबऑर्डिनेट्स कहाँ मिलेंगे और उससे कहता है कि वह उसे अपनी ट्राइब में ले चले। जल्द ही गांव नजरों के सामने आ जाता है। जब गोब्लिन्स देखते हैं कि कोई अनजान शख्स उनकी तरफ आ रहा है तो वे दूर से उसे क्यूरियोसिटी के साथ देखते हैं। फिर वे लिंडेन के कपड़ों का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि वह इंसानों जैसा लग रहा है और उसे एक अजीब क्रिएचर बुलाते हैं। लिंडेन को इस ट्राइब के खिलाफ अपना रिवेंज प्लान शुरू करने का एक रास्ता मिल जाता है। उनका भरोसा जीतने के लिए डिटरमिन्ड वह कहता है कि वह उन्हें ज्वाइन करने आया है और उनसे अपने लीडर को बुलाने के लिए कहता है। गोब्लिन्स हंसते हैं और कहते हैं कि चीफ कोई ऐसा वैसा नहीं है जिससे वह जब चाहे मिल सके। इरिटेट
इरिटेट होकर वह लड़की उन पर चिल्लाती है और कहती है कि लिंडेन कोई बुरा इंसान नहीं है और उन्हें कोई भी बेवकूफी न करने को कहती है। तभी एक आवाज बीच में आती है और पूछती है कि पूरी ट्राइब एक जगह क्यों इकट्ठा है और इतना शोर क्यों मचा रही है। लिंडेन की आंखें चमक उठती है जब गोब्लिन चीफ फाइनली वहां आता है। लीडर गुस्से में आग बबूला होते हुए अंदर आता है और डिमांड करता है कि उसे बताया जाए कि उसकी ट्राइब में कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लिंडेन जल्दी से चीफ के स्टैट्स चेक करता है और फिर हैरान रह जाता है। यहाँ एक हाई लेवल गोब्लिन है। चीफ उस लड़की की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या वह इस आउटसाइडर को लाई है। वह कहती है कि हाँ, क्योंकि उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। फिर बिना किसी वार्निंग के चीफ गोब्लिन्स को ऑर्डर देता है कि वे लिंडेन को मार डालें और उसे खा जाए। जैसे ही मॉन्स्टर्स करीब आते हैं वह लड़की पैनिक करने लगती है। लिंडेन अपना डैगर बाहर निकालता है। वह चीफ और बाकी लोगों को दिखाने के लिए अपना चाकू ऊपर उठाता है और कहता है कि वह ऐसे वेपन्स बनाना जानता है। अगर वे उसे ट्राइब में शामिल कर लें तो वह सबको और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। चीफ थोड़ा इंट्रिग्ड होकर उन्हें रुकने का ऑर्डर देता है। पावर का भूखा लीडर उसके और करीब आता है। वह कहता है कि लिंडेन झूठ बोलता हुआ नहीं लग रहा है और पूछता है कि वह किस तरह के वेपन्स बना सकता है। लिंडेन अपने प्लान को मोशन में लाता है। वह कहता है कि अगर वे और ढूंढ लाएं तो वो सिंपल लोहे के वेपन्स फोर्ज कर सकता है और समय के साथ कुछ और भी स्ट्रॉन्ग बना सकता है। इस डील को सील करने के लिए वह चीफ को बताता है कि उन डैगर्स से वे मॉन्स्टर्स को और यहाँ तक कि इंसानों को भी हरा पाएंगे। गोब्लिन्स एक्साइटमेंट से पागल हो जाते हैं और मीट मिलने, अब जंगल में छिपने की जरूरत ना पड़ने और कैसे उन्हें फ्रेश एल्फ्स पसंद है, इस बारे में बात करने लगते हैं। चीफ लिंटेन को एक चांस देने का डिसाइड करता है। वह ट्राइब को 3 दिनों तक आयरन ओर ढूंढने का ऑर्डर देता है ताकि लिंडेन वेपन्स बना सके और कहता है कि अगर वो फेल हुआ तो वे उसका काम तमाम कर देंगे। फिर चीफ उस लड़की की तरफ इशारा करता है। ऑर्डर्स देने के बाद लीडर वहां से चला जाता है। वह कहता है कि उसे टाइम बाय करने और स्ट्रॉन्ग होने के लिए कुछ वेपन्स बनाने ही होंगे। इसी के साथ वह अपने गोल की तरफ आगे बढ़ता है। कुछ गोब्लिन्स और अपनी नई दोस्त के साथ लिंटेन ऑर्डर के मुताबिक आयरन ओर की तलाश में निकल पड़ता है। तभी वह लड़की उन्हें रुकने के लिए कहती है और बताती है कि वो बुरी तरह थक चुकी है क्योंकि वे पूरे दिन से चल रहे हैं। इरिटेट होकर उनमें से एक छोटा मॉन्स्टर उस लड़की को लात मारता है। गुस्से में वह गोब्लिन उसे मारता है, उसे बदसूरत कहता है और कहता है कि अगर उसने और नहीं ढूंढा तो वह उसे खत्म कर देगा। वह प्रॉमिस करती है कि वह अब और कोई कंप्लेंट नहीं करेगी। बाकी गोब्लिन्स भी उस पर टूट पड़ते हैं, उसे मारते हैं, उसे लेजी कहते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि वे उसका काम तमाम कर देंगे। तभी अचानक से हमारा बॉय एक पत्थर फेंकता है और सीधा उस छोटे मॉन्स्टर के सिर पर दे मारता है जो उसे लात मार रहा था। अपनी नई दोस्त को डिफेंड करते हुए लिंटेन उनसे कहता है कि वह उन्हें आयरन ओर ढूंढने लाया था, लड़ने के लिए नहीं। वह भी अब तंग आ चुका है। उसने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या ढूंढना है और अगर वे जिंदा रहना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि वे उसकी बात मानना शुरू कर दे, वरना वे सब उसके डैगर से मारे जाएंगे। वो छोटे मॉन्स्टर्स कांपने लगते हैं। वे उस लड़की से दूर हट जाते हैं और बरबराते हैं कि ये बंदा उन्हें लोहे के वेपन से खत्म कर देगा। फिर वे उल्टे उसे ही धमकी देते हैं और कहते हैं कि जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो चीफ उसे माफ नहीं करेगा। लिंटेन के पेट में अजीब सी हलचल होती है। वे सही कह रहे हैं। भले ही वो 3 दिनों में अपना टास्क पूरा कर ले, उसका मारा जाना बस कुछ ही समय की बात है। वह उस लड़की की तरफ देखता है और उसे कुछ याद आता है। अगर कोई मेल गोब्लिन अपनी ही स्पीशीज की किसी फीमेल के साथ मेट करता है तो वह एक लेजेंडरी डिवाइन गोब्लिन बन जाएगा। उसे कांपता हुआ देखकर वह उसे रोने से मना करता है और उसे लूला बुलाता है। वह उसे शांत करने के लिए उसके करीब जाता है। लिंटेन लूला का चेहरा अपने हाथों में लेता है और पूछता है कि क्या वो उसके साथ रहना चाहती है। अगर वो मान जाती है तो वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, उसे खाना देगा, रहने के लिए एक गर्म जगह देगा और उस पर अब कोई अटैक नहीं करेगा और स्ट्रॉन्ग होने के लिए डिटरमिन्ड। वह कहता है कि वह हमेशा अपने प्रॉमिस निभाता है, लेकिन अभी वे लड़ने के लिए बहुत वीक है और उसे स्ट्रॉन्ग होने के लिए उसकी मदद चाहिए। लूला उन भयानक छोटे मॉन्स्टर्स से और ना पिटने के चांस को देखकर एक्साइटेड हो जाती है और पूछती है कि वे और स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं। लिंडेन उसे बताता है कि अगर वह उसके बच्चों की मां बनने के लिए तैयार है तो यह उसे स्ट्रॉन्ग बना देगा और फिर वह उसे प्रोटेक्ट करने का अपना प्रॉमिस पूरा करेगा। कंफ्यूज और एम्बेरेस्ड होकर लूला मानती है कि उसने पहले कभी किसी मेल के साथ मेट नहीं किया है। लिंटेन उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है। अगर वह मान जाती है तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी सब वह संभाल लेगा। तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। लिंटेन आगे झुकता है और लूला को किस करता है। वह उसके हाथ ऐसे पकड़ता है जैसे वह कोई प्लेफुल गेम शुरू कर रहा हो, अपने दोस्त को स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करने के लिए तैयार। लूला लिंटेन से मिन्नतें करती है कि वह उसे उसके बेबीज की मां बनने दे। जब वह उसके साथ बच्चे पैदा करने की कोशिश करता है तो सिस्टम उस रीइंकार्नेटेड बंदे को बताता है कि उनके 7 बच्चे होंगे और इससे उसका लेवल कैप बढ़ जाएगा। यह भी बताता है कि कैप बढ़ने की वजह से उसे +9 अटैक, +100 HP और +10 डिफेंस मिलता है। लिंटेन की फिजिक पूरी तरह से बदल जाती है। अपग्रेड्स के बाद वह अपने स्ट्रेंथ स्टेट्स चेक करता है। मस्कुलर और थ्रिल्ड होकर वह कहता है कि उसने सिर्फ लेवल अप ही नहीं किया है, उसकी बॉडी भी बदल गई है और अब उनके पास गोब्लिन प्रिस्ट को हराने का एक बेहतर चांस है। इसके ठीक बाद वह अपने वो कपड़े उतार देता है जो अब उसे फिट नहीं आ रहे थे।
थे। वह लूला को कंफर्ट करता है और उसे बताता है कि अब वह उसकी है और वह उसे वैसे ही प्रोटेक्ट करेगा जैसा उसने प्रॉमिस किया था। लूला उसे प्यार से देखती है और उसे काइंड कहती है। तभी उन्हें आयरन और ढूंढ रहे गोब्लिन्स की चीखें और मदद के लिए रोने की आवाजें सुनाई देती है। एक बहुत बड़ा मैजिकल वुश बाहर आता है और अपनी जान बचाकर भाग रहे एक छोटे मॉन्स्टर पर अटैक करता है जिसने अपनी बाहों में कुछ कसकर पकड़ा हुआ था। लिंटन हैरान होता है कि उन्हें सच में आयरन और मिल गया, लेकिन उन्हें मुसीबत भी मिल गई। अपना प्रॉमिस निभाते हुए वह लूला को रुकने के लिए कहता है और उस मैजिकल वुल्फ की तरफ बढ़ता है। वह बीस्ट बस उस छोटे मॉन्स्टर को निगलने ही वाला होता है कि लिंटन सीधे उस पर चार्ज करता है। अपने शार्प डैगर और नई स्ट्रेंथ के साथ वह वुल्फ की गर्दन पर वार करता है और पकड़े हुए उस गोब्लिन को बचा लेता है। वह छोटा मॉन्स्टर पैनिक में घूरते हुए वहीं फ्रीज हो जाता है। लिंटन उस एक ही ब्रूटल स्ट्राइक से वुल्फ को मार गिराता है। जैसे ही वह गिरता है, लिंटन उस बीस्ट की मैजिकल पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। वह उस गोब्लिन को और ढूंढने के लिए कांग्रेचुलेट करता है, कहता है कि मटेरियल की क्वालिटी अच्छी है और उन्हें और ढूंढने का ऑर्डर देता है। अपनी जरूरत का सारा और इकट्ठा करने के बाद वह ग्रुप वापस गांव की तरफ लौटता है। जब वे ट्राइब में पहुंचते हैं तो गोब्लिन्स हैरान रह जाते हैं जब उन्हें रियलाइज होता है कि लिंटन ने सच में एक इफेक्टिव वेपन बना लिया है। उसी वक्त हमारा बॉय उन्हें एक क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन देता है कि उसकी क्रिएशन क्या कुछ गिरा सकती है, यहाँ तक कि जंगली बिस्ट्स को भी। लिंटन चीफ और गोब्लिन्स को एक भाला दिखाता है जिसे उसने जंगल से इकट्ठा किए गए आयरन ओर से फोर्ज किया था। एक्साइटेड होकर हंट के दौरान और स्ट्रॉन्ग होने के बाद पहले से ही अलग दिख रहा एक छोटा मॉन्स्टर ट्राइब को बताता है कि उसने उस बॉय को एक मैजिक वुल्फ को हराते और उन्हें बचाते हुए देखा था। गोब्लिन्स का भरोसा जीतने की कोशिश करते हुए लिंटन उस भाले को उठाता है और पूछता है कि क्या उन्हें इतना पावरफुल वेपन चाहिए। हर कोई चिल्लाता है हाँ। ट्राइब का चीफ हालांकि बॉय की इस सक्सेस से थोड़ा अनईजी लग रहा था। वह कंट्रोल अपने हाथ में लेता है और अपनी स्टाफ जमीन पर जोर से मारता है। फिर प्रीस्ट लिंटन से कहता है कि उसने सच में झूठ नहीं बोला था। चीफ लोहे के वेपन्स बनाने के लिए उसकी तारीफ करता है, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है। यह साबित करने के लिए कि वह लड़का कोई हीरो नहीं है, लीडर लिंटन से कहता है कि अगर वह ट्राइब में रहना चाहता है तो यह आसान नहीं होगा। उसे सिर्फ 2 दिनों में 50 और भाले बनाने होंगे। चीफ के इतने कम समय में एक लगभग इम्पॉसिबल नंबर की डिमांड करने के बाद गोब्लिन्स फुसफुसाने लगते हैं कि वह कितना भयानक है और उसकी तुलना इंसानों से करते हैं। इस बीच लिंटन खुश दिख रहा है। उन छोटे मॉन्स्टर्स का दिल जीतने का उसका प्लान काम कर रहा है। लीडर के लिए एक बड़े शौक की तरह हमारा बॉय पूरे 50 भाले बिल्कुल सही समय पर डिलीवर कर देता है। लिंटन चीफ को बताता है कि वेपन्स बन चुके हैं और डिलीवर हो गए हैं और गोब्लिन्स उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। उसे इस लगभग इम्पॉसिबल काम को कर दिखाते हुए देखकर बहुत खुश लग रहे हैं। लीडर फिर से उसकी तारीफ करता है। फिर प्रीस्ट अनाउंस करता है कि लिंटन के ड्राइव में शामिल होने की खुशी में हर कोई मीट खाएगा, जिससे वे छोटे मॉन्स्टर्स खुशी से पागल हो जाते हैं। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा उस बॉय ने प्लान किया था। हर कोई एक बड़ी मीट फीस्ट के लिए थ्रिल है। तभी लूला लिंटन को रोस्टेड मीट का एक पीस देती है और कहती है कि यह खास तौर पर उसके लिए है, जो खुद प्लिस्ट की तरफ से एक ऑफरिंग है। हमारा बॉय उसे एक्सेप्ट कर लेता है और ट्राइब लीडर के इस गिफ्ट को खाने लगता है। तभी कुछ गड़बड़ हो जाती है। लिंटन की तबीयत खराब होने लगती है। परेशान होकर लूला पूछती है कि क्या वह ठीक है, क्योंकि मीट निगलने के बाद उस लड़के का दम घुटने लगता है। ट्राइब का चीफ जल्दी से पास आता है और वह लड़की डर के मारे वहीं फ्रीज हो जाती है। वह धोखेबाज लीडर एक गंदी स्माइल देता है और उस पर भरोसा करने के लिए लिंटन को बेवकूफ कहता है। वह कहता है कि उसे पता था कि यह लड़का एम्बिशियस है और उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करने का नतीजा सिर्फ मौत होगा। फिर चीफ लूला के सिर पर अपना हाथ रखता है, उस लड़की को पकड़ता है। उसे पूरा यकीन है कि लिंटन उसे बचाने के लिए बहुत वीक हो चुका है। प्रिस्ट उस लड़के से पूछता है कि क्या उसे सच में वो फीमेल पसंद है। यह देखकर कि लिंटन लूला की परवाह करता है। लीडर उसे एक ट्रेटर बताते हुए लिंटन से कहता है कि अब वह उसका गला कटते हुए देखने का मजा ले, उसे एक एग्जाम्पल बनाने और लिंटन को सबक सिखाने के लिए डिटरमिन्ड। चीफ कहता है कि वह ऐसा इसलिए करेगा ताकि वह लड़का दोबारा कभी उसके सामने शो ऑफ न करे। ऐसा लगता है कि लूला प्रिस्ट के तेज पंजों के ठीक सामने आ गई है, लेकिन तभी लिंटन पलक झपकते ही खड़ा हो जाता है। वो चीफ के हाथ पर वार करता है, जिससे हर कोई शॉक रह जाता है और वह अपनी साथी को बचा लेता है। लीडर, जो एक सेकंड पहले इतना कॉन्फिडेंट था, पीला पड़ जाता है। यह समझने की कोशिश कर रहा है कि वह लड़का जिसे जहर से कमजोर हो जाना चाहिए था, ऐसे कैसे मूव कर सकता है। सार्कास्टिक अंदाज में लिंटन उस बूढ़े का मजाक उड़ाता है, उसके ही जाल में फंसने के लिए उसे बेवकूफ और धोखेबाज बुलाता है। वह प्रीस्ट को बताता है कि उसे पहले से पता था कि उसने उसे जहर देने की कोशिश की है और उसने सिर्फ यह नाटक किया ताकि उसे यकीन हो जाए कि जहर ने काम कर दिया है। यह रियलाइज करते हुए कि उसे बेवकूफ बनाया गया है, वो बूढ़ा गुस्से से फट पड़ता है। उसका एक हाथ कट चुका है और वह लिंटन को खत्म करने के लिए डिस्परेट है। लीडर उस
पे चार्ज करता है। हमारा बॉय डटकर खड़ा हो जाता है, एकदम रेडी, क्विक और फुर्तीला। लिंडेन उस अटैक से बचकर निकल जाता है और ट्राइब चीफ पर एक और वार करता है। अब वह चीफ है जिसका खेल खत्म लग रहा है और लिंडेन अपने सुपर शार्प डैगर के साथ वह है जो इसका अंत करेगा। उस बूढ़े के वार को डॉज करने के बाद हमारा बॉय काउंटर अटैक करता है और उस धोखेबाज चूहे का सिर धड़ से अलग कर देता है और बस इसी तरह उस बूढ़े गोब्लिन की डिक्टेटरशिप का अंत हो जाता है। जैसे ही उनके लीडर का सिर कटता है वे छोटे मॉन्स्टर्स पैनिक करने लगते हैं। लिंडेन उनकी तरफ कदम बढ़ाता है और वे पीछे हटने लगते हैं। उसके हर कदम के साथ उनका डर बढ़ता जाता है। फिर वह कहता है कि अब क्या मायने रखता है। उसी पल से लिंडेन डिक्लेयर कर देता है कि वह इस ट्राइब का नया लीडर है। अपना पावरफुल डैगर उठाते हुए हमारा बॉय उनसे प्रॉमिस करता है कि उसके रूल में उन्हें हमेशा मीट मिलेगा। गोब्लिन्स अपने नए बॉस के इन प्रोमिसेस पर खुशी से पागल हो जाते हैं और चीयर करने लगते हैं। लिंडेन उस बूढ़े की बॉडी की तरफ इशारा करता है और उसे अपने सैनिकों को एक सेलिब्रेशन गिफ्ट के तौर पर ऑफर करता है। कुछ ही देर में वे छोटे मॉन्स्टर्स उस मरे हुए ट्रेटर पर टूट पड़ते हैं। बिना कुछ सोचे समझे और भूखे वे अपने पुराने लीडर को निगल जाते हैं। एग्जीक्यूशनर लिंडेन एकदम शांत और डिटरमिन्ड रहता है। ट्राइब पर कब्जा करना तो बस उसके रिवेंज की शुरुआत है। इसके बाद वह एल्व्स का इस्तेमाल अपनी ट्राइब के लिए एक स्ट्रॉन्गर जनरेशन पैदा करने में करेगा। लेकिन कोई ये सब देख रहा है। झाड़ियों के बीच से खिसकते हुए जंगल के किनारे से एक बहुत खूबसूरत एल्फ जासूसी कर रही है। जो कुछ भी वह देख रही है उससे वह बुरी तरह डरी हुई है। पास ही एक पेड़ पर काफी ऊंचाई पर एक अजीब सा स्ट्रक्चर बना है जहां से गोब्लिन्स लटके हुए हैं जो घुसपैठियों के लिए एक वार्निंग है। एक लड़की अपनी प्रिंसेस को वापस लौटा देखकर खुशी से चमक उठती है। वह जासूस एक एल्फ प्रिंसेस है। प्रिंसेस अपनी माँ के चैम्बर का दरवाजा धक्का देकर खोजती है, ये कहते हुए कि उसे मैजिकल ईस्टर्न फॉरेस्ट के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट करना है और वह कुछ ऐसा देख लेती है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। अंदर कसाना देखती है कि उस कर्वी क्वीन के आसपास कई मेल एल्व्स घूम रहे हैं और उसे रिझा रहे हैं। कसाना वहीं फ्रीज हो जाती है। अपनी माँ को इस तरह टाइम पास करते हुए देखकर वह शर्म से पानी पानी हो जाती है। वह भी तब जब खतरा उनके इतने करीब आ चुका है। इससे पहले कि कसाना बाहर जा पाती, क्वीन उसे रुकने के लिए कहती है और पूछती है कि ऐसा क्या अर्जेंट हो गया कि वह इस तरह अचानक अंदर घुस आई। कसाना दोहराती है कि उसके पास जंगल की गोब्लिन ट्राइब के बारे में एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है। थोड़ी क्यूरियस और एरोगेंट अंदाज में क्वीन मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उन कमजोर और गंदे क्रिएचर्स के बारे में ऐसा क्या अर्जेंट हो सकता है। कसाना उसे बताती है कि उसे मैजिकल फॉरेस्ट में एक बहुत बड़े काले भालू की खाई हुई लाश मिली है और उसे यकीन नहीं है कि गोब्लिन्स उसे मार सकते थे। वह आगे कहती है कि कुछ दिनों पहले उसने उन छोटे मॉन्स्टर्स की ट्राइब के पुराने लीडर को एक मिस्टीरियस यंग आदमी के हाथों मारे जाते देखा था और उसे शक है कि ये दोनों बातें आपस में कनेक्टेड हैं। लेकिन उसकी माँ को सिर्फ इस बात से मतलब था कि अब वहाँ एक नया चीफ है। अभी भी एरोगेंट अंदाज में क्वीन कसाना को ऑर्डर देती है कि वह एल्फ सोल्जर्स को साथ ले जाए और इस खतरे से निपटने के लिए एक ऑपरेशन ऑर्गेनाइज करे, लेकिन उन्हें एक साथ जान से ना मारे। बात करते हुए एक मेल एल्फ को सहलाते हुए वह कर्वी और खूबसूरत लीडर एक्सप्लेन करती है कि गोब्लिन्स के दिल उन पोशंस के लिए बहुत वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्हें ट्राइब यूज करती है। कसाना जो शर्म से लाल हो रही थी कहती है कि वह कुछ छोटे मॉन्स्टर्स को जिंदा रखने की अहमियत समझती है। फिर वो नॉटी क्वीन अपनी बेटी से कहती है कि उसने हाल ही में बहुत हार्ड वर्क किया है और इनाम के तौर पर वह उसे सेटिस्फाई करने के लिए एक एल्फ देगी, या अगर वह चाहे तो और भी चुन सकती है। कसाना जो बुरी तरह से झेम चुकी थी वहां से निकल जाती है, यह कहते हुए कि वह रात में इन्वेस्टिगेट करेगी और अगर कुछ हुआ तो वापस आकर रिपोर्ट करेगी। वापस गोब्लिन्स के पास वे अटैक का प्लान बना रहे हैं। ब्रांचेस को मार्कर की तरह यूज करते हुए वे एक मैप बनाते हैं और लिंडेन को बताते हैं कि फॉरेस्ट ऑफ ए हाउजन वंडर्स के पेड़ों में लगभग 30 घर हैं। उनके काम से खुश होकर लिंडेन अपने सबसे बेस्ट सैनिक से कहता है कि जब वे एल्फ्स को हरा देंगे तो उसे इनाम के तौर पर 2 एल्फ लड़कियां मिलेंगी। वह गोब्लिन एक्साइटमेंट से कांपने लगता है। उस प्रॉमिस से पूरी तरह चार्ज होकर लिंडेन का राइट हैंड मैन कहता है कि वो बाकी लोगों को वेपन्स रेडी करने का ऑर्डर देगा। लिंडेन अपनी स्ट्रेटेजीज को मोशन में लाना शुरू कर देता है। मिली हुई इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए लिंडेन कैलकुलेट करता है कि हर घर में 2 एल्फ्स हैं, यानी टोटल 70, जिनमें माइंस में काम करने वाले 10 एल्फ्स भी शामिल हैं। अपनी ट्राइब को और स्ट्रॉन्ग बनाने के इरादे से वह अनाउंस करता है कि अब से वे मैजिकल फॉरेस्ट में शिकार करेंगे। गोब्लिन्स खुशी से चिल्लाने लगते हैं। हंटिंग लिंटेन को अपने स्टेट्स बूस्ट करने और ज्यादा एजिलिटी पाने और कई अलग अलग तरह की स्किल्स हासिल करने का मौका देती है। मैजिकल फॉरेस्ट में गोब्लिन्स भी और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। बिना थके लूला और लिंटेन मैजिकल मॉन्स्टर्स का शिकार करते हैं, अपनी स्किल्स बढ़ाते जाते हैं और तेजी से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। गोब्लिन्स बड़े बिस्ट्स को गिराने के लिए ग्रुप अटैक्स का इस्तेमाल करने लगते हैं और स्टैट गेन्स को शेयर करते हैं। ट्राइब की
रिवॉर्ड स्किल के साथ वे एक के बाद एक एबिलिटीज एब्जॉर्ब करते जाते हैं, जिससे उनका ओवरऑल लेवल 18 और टोटल पावर 250 तक पहुंच जाती है। लिंटेन इन नंबर्स को देखता है और कंक्लूड करता है कि हर एल्फ के पास लगभग 200 स्ट्रेंथ है। इसका मतलब है कि गोब्लिन ट्राइब की टोटल पावर पहले ही एल्फ्स की ओवरऑल पावर को पार कर चुकी है। फिर भी वह दुश्मन के इलाके में घुसपैठ कर रहा है, इसलिए वह सेफ खेलना चाहता है। लिंटेन एक अटैक सिमुलेट करने और उसके रिजल्ट्स को स्टडी करने के लिए सिस्टम का यूज करता है। उसकी रिक्वेस्ट पर गोब्लिन्स का लाइव सिमुलेशन शुरू हो जाता है। लिंटेन अब पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी अपनी गोब्लिन आर्मी को एल्फ्स की तरफ लीड करता है। वह पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि यह अटैक सक्सेसफुल होगा। लिंटेन के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वे छोटे मॉन्स्टर्स सीधे एक एम्बुश में जा फंसते हैं। वे एक ट्रैप में पकड़े जाते हैं और उनका सफाया हो जाता है। हमारे प्रोटैगनिस्ट को एल्फ मैट्रियार्क पकड़ लेती है और दूसरे गोब्लिन्स के लिए एक वार्निंग के तौर पर उसे फॉरेस्ट ऑफ 1000 वंडर्स में लटका दिया जाता है। शॉर्ट में कहे तो सिस्टम कहता है कि लिंटेन को लगा था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन वह पहले से ही दुश्मन के हाथों में था। डिसबिलीफ में वह सिमुलेशन के रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तभी लिंटेन को रियलाइज होता है कि गोब्लिन ट्राइब पर हर वक्त नजर रखी जा रही थी और इसी तरह एल्फ्स ने यह एम्बुश सेट किया था। यह बहुत स्ट्रेटेजिक था। अब नया लीडर सैनिकों को बताता है कि छोटे मॉन्स्टर्स के सुनने और सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है और वह सबको फोकस करने और जासूस के बारे में सुराग ढूंढने का ऑर्डर देता है। जल्द ही उसे जंगल में छिपी किसी चीज का पता चल जाता है। अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए हमारा बॉय एक पेड़ के पीछे उस जासूस को स्पॉट कर लेता है। एक खूबसूरत चांदनी रात में बिना यह जाने कि वह पकड़ी गई है, प्रिंसेस और उसके सैनिक तेजी से पीछे हटते हैं ताकि वे एक पॉसिबल अटैक के बारे में मैट्रियार्क को इन्फॉर्म कर सकें। तभी कई चमकदार तीर उन भगोड़ों की तरफ उड़ते हुए आते हैं। किसी तरह एक तीर सीधा प्रिंसेस के बट में जा लगता है। खसाना डेस्परेशन में चीखती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसे पकड़ लिया गया है। इसके ठीक बाद वह जमीन पर गिर जाती है। वह खूबसूरत प्रिंसेस पैनिक करने लगती है जब उसे रियलाइज होता है कि वह तीर की वजह से पैरालाइज हो गई है, बिल्कुल अपने सैनिकों की तरह। जबकि गोब्लिन्स एक एल्फ को हिट करने के लिए लिंटेन की तारीफ कर रहे हैं। परेशान होकर हमारा बॉय सोचता है कि क्या कैदी का शरीर जहर की वजह से अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा है। सार्कास्टिक अंदाज में लिंटेन प्रिंसेस से कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि उन्हें पकड़ना इतना आसान होगा। वह कसाना से कहता है कि वे बिल्कुल सही समय पर आए हैं। वापस गांव में एक छोटा मॉन्स्टर एल्फ पर पानी फेंकने के लिए चिल्लाता है और कहता है कि बॉस आ गए हैं। कसाना पूरी तरह से थकी हुई लग रही है। जैसे ही लिंटेन पास आता है, हमारा बॉय कहता है कि गोब्लिन्स के बॉडी फ्लूइड का फीमेल्स पर एक स्पेशल इफेक्ट होता है, पैरालिसिस और अराउजल। यह एल्फ्स के खिलाफ उनके जीतने के चांसेस बढ़ा देता है। क्योंकि एल्फ्स मैट्रियार्कल गुस्से से भरी और मुश्किल से हिल पा रही प्रिंसेस डिमांड करती है कि उसे बताया जाए कि उन गंदे क्रिएचर्स की उसे पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई और वे अभी भी एल्फ ट्राइब पर अटैक करने का प्लान बना रहे हैं। कसाना लिंटेन को बताती है कि मैट्रियार्क की दया के बिना एल्फ्स ने पहले ही हर एक गोब्लिन का सफाया कर दिया होता और अगर उन्होंने उसे चोट पहुंचाई तो उसकी माँ उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। सार्कास्टिक और कॉन्फिडेंट हमारा बॉय उस प्रिंसेस का मजाक उड़ाता है। फिर वह रिइंकार्नेटेड बंदा कसाना को जमीन पर फेंक देता है और कहता है कि उसे ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। वह लगातार दया की बात कर रही है। लिंटेन उसे बताता है कि वह जिन एल्फ्स की बात कर रही है और उसके अंडरलिंग्स जिन एल्फ्स की बात करते हैं वे एक जैसे बिल्कुल नहीं लगते। उसके सैनिक बेवकूफ हैं, लेकिन वे झूठ नहीं बोलते। वह आगे कहता है कि उसकी ट्राइब जंगल के हर गोब्लिन को खत्म कर सकती थी, फिर भी बहुत सारे अभी भी जिंदा है और उसे यह दया वाली बात बिल्कुल पच नहीं रही है। अपनी जीत को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट लिंडेन प्रिंसेस से कहता है कि उसे अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज रात गोब्लिन ट्राइब एल्फ्स के पास जाएगी और सच का पता लगाएगी। हमारा प्रोटैगनिस्ट सैनिकों से कहता है कि वे मारे गए उन दो कैदियों को आपस में बांट सकते हैं और उनकी एबिलिटीज को डिवोर कर सकते हैं। छोटे मॉन्स्टर्स का लीडर प्रिंसेस की तरफ देखता है और पूछता है कि वो उसके साथ क्या करने का प्लान बना रहा है। उसे अंदाजा भी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। कसाना डेस्परेट हो जाती है और दया की भीख मांगती है, लेकिन अब वो फ्यूचर गोब्लिन गॉड के हाथों पाउंड होने वाली अगली शिकार है। प्रिंसेस के साथ मजे करने के बाद लिंटेन के स्टैक्स बढ़ जाते हैं और नई एबिलिटीज अनलॉक हो जाती है। वापस एल्फ ट्राइब में मैट्रियार्क बिल्कुल इनसैशिएबल लग रही है। उसके सब्जेक्ट्स उससे ब्रेक की भीख मांगते हैं और कहते हैं कि वे उसे और सेटिस्फाई नहीं कर सकते क्योंकि टॉनिक खत्म हो गया है। वह नॉटी क्वीन कहती है कि उन्हें पिछली बार शिकार पर जाते समय और गोब्लिन्स पकड़ने चाहिए थे। एक एल्फ कहता है कि वह अभी तक वापस नहीं आई है। वही सैनिक ट्राइब की मदर से पूछता है कि क्या वह चाहती है कि वे उसकी बेटी की तलाश करें और इसी बहाने कुछ गोब्लिन्स का सफाया कर दें, जिससे वॉरियर्स का लेवल भी अप हो जाएगा। परेशान होकर मैट्रियार्क मान जाती है और कहती है कि वो छोटे मॉन्स्टर्स की ट्राइब के खिलाफ कसाना को सपोर्ट करने के लिए कुछ सैनिकों को साथ ले जाएगा। तभी कोई आता है और कहता है कि क्वीन की बेटी अब वापस नहीं आएगी, जिससे वह डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह कौन है। अंधेरे में लिंडेन सामने आता है और क्वीन की तरफ तीर चलाता है। मैट्रियार्क के एक सैनिक के
सीधे माथे पर तीर लगता है। डेस्परेट होकर क्वीन अगला तीर उसे लगने से पहले ही पकड़ लेती है। अपने लॉयल सैनिकों के साथ लिंटेन क्वीन को बताता है कि उसने उसकी बेटी को पकड़ लिया है और सार्कास्टिक अंदाज में कहता है कि इस तरह अब वे एक फैमिली बन जाएंगे। ब्रेव क्वीन सरेंडर करने से मना कर देती है और अपने लोगों को बचाने के लिए एक तलवार उठा लेती है। वह डिमांड करती है कि लिंटेन ने उसकी बेटी के साथ क्या किया है। वह बस फिर से उसका मजाक उड़ाता है। गुस्से में मैट्रियार्क चार्ज करती है, कसम खाती है कि वह उसे खत्म कर देगी। लिंटेन बिना किसी परेशानी के उसके अटैक को डॉज करता है और उसे बताता है कि एल्फ ट्राइब को पहले ही घेरा जा चुका है। अगर वह सरेंडर कर दे तो शायद उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। तभी वह स्टनिंग एल्फ मैट्रियार्क फ्रीज हो जाती है। गोब्लिन के जहर से पैरालाइज होकर लिंटेन उसे बताता है कि उस तीर पर छोटे मॉन्स्टर्स का फ्लूइड लगा था और यह एल्फ्स में पैरालिसिस का कारण बनता है। वह उसे बिना हिले डुले वहीं रहने की एडवाइस देता है। उसी पल उस हॉर्नी मैट्रियार्क को रियलाइज होता है कि उसे कितनी आसानी से पकड़ लिया गया। लिंटेन कहता है कि उसने उसे अपग्रेड टूल्स और एक्साइटमेंट टॉनिक्स के बारे में बात करते हुए सुना था और उसे समझ आ गया कि एल्फ्स के लिए गॉब्लिन्स का प्लान क्या था। अपने फ्यूचर ओनर की ब्लेड का सामना करते हुए मैट्रियार्क को रियलाइज होता है कि वह उसी नए लीडर को घूर रही है जिसके बारे में कसाना ने बताया था, जिसे उसने सीरियसली नहीं लिया था। जब क्वीन अपने ट्री हाउस के बाहर मदद के लिए चीखें सुनती है तो वह कांप जाती है। लिंटेन उसे बताता है कि उसका फैसला करने का समय खत्म हो रहा है। वह ट्राइब की मदद को घसीट कर खिड़की के पास ले जाता है ताकि वह देख सके कि वो मजाक नहीं कर रहा है। फिर उससे कहता है कि अब कोऑपरेशन के बारे में बात करने का समय है। क्वीन को यकीन नहीं होता कि उसके क्वार्टर्स के बाहर क्या हो रहा है। एल्फ्स चीखते हैं और अपनी ट्राइब मदद से उन्हें बचाने की भीख मांगते हैं। कहते हैं कि वे गोब्लिन्स के हाथों पकड़े नहीं जाना चाहते। मैट्रियार्क हर सेकंड और डेस्परेट होती जाती है। गुस्से में वह डिमांड करती है कि उन्होंने उसके गांव के साथ क्या किया है। लिंटेन कहता है कि अब छोटे मॉन्स्टर्स एल्फ से कमजोर नहीं रहे। वह उसे याद दिलाता है कि जब एल्फ ट्राइब स्ट्रॉन्ग थी तो उन्होंने गोब्लिन्स का सफाया कर दिया था और यह बिल्कुल नेचुरल है कि छोटे मॉन्स्टर्स स्ट्रॉन्ग होने के बाद अपना बदला लेंगे। लिंटेन कहता है कि उसे और स्ट्रॉन्ग गोब्लिन वॉरियर्स चाहिए और इसीलिए उन्हें अभी भी एल्फ्स की जरूरत है। जहां तक इस्तेमाल होने के बाद उनके साथ क्या होगा यह ट्राइब मदर के एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। वह नॉटी क्वीन फाइनली सरेंडर कर देती है, दया की भीख मांगती है ताकि वे उसके बच्चों को छोड़ दें और सबको जिंदा रहने दे। मैट्रियार्क लिंटेन के सामने घुटने टेक देती है। वह खूबसूरत क्वीन वहां रुकने और अपनी एल्फ्स को गोब्लिन्स के बच्चे पैदा करने देने के लिए मान जाती है जिससे वे और स्ट्रॉन्ग हो सके। वापस छोटे मॉन्स्टर्स के गांव में कसाना यह देखकर पूरी तरह टूट जाती है कि उसकी माँ को भी पकड़ लिया गया है। क्वीन अपनी बेटी से माफी मांगती है कि उसने उसकी बात पर यकीन नहीं किया कि वे हार सकते हैं। फिर वह आगे कहती है कि सारी एल्फ लड़कियां पहले ही गोब्लिन्स के साथ खेल चुकी हैं। अपनी बेटी को शांत करने की कोशिश करते हुए मैट्रियार्क कहती है कि अब से वे सिर्फ छोटे मॉन्स्टर्स की ट्राइब के अंदर ही सरवाइव कर सकते हैं। लिंटेन क्वीन और उसकी बेटी से कहता है कि वह उन सबका ख्याल रखेगा और उन्हें दिन में 3 बार खाना देगा, लेकिन अगर उनके मन में कोई बुरा इंटेंशन हुआ तो वे उसे क्रूएल होने और उन्हें खत्म करने के लिए ब्लेम ना करें। सबके लिए जो बेस्ट है उस बारे में सोचते हुए मैट्रियार्क कहती है कि उसे मैसेज समझ आ गया। फिर क्वीन लिंटेन से कहती है कि उसकी एक रिक्वेस्ट है। वह कहती है कि वे सब उसके बच्चे हैं और पूछती है कि क्या वह उनका ख्याल रख सकता है। ठीक उसी वक्त लूला वहां आती है। इतने सारे एल्फ और गोब्लिन बच्चों को संभालने में उसे काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लिंटेन समझ जाता है कि मैट्रियार्क ऐसी इसलिए है क्योंकि एल्फ्स के पास इन्फिनिट मैटरनल लव एट्रीब्यूट होता है। लूला ट्राइब लीडर को बुलाती है और कहती है कि वह अकेले इन सारे बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती। इसलिए लिंटेन मैट्रियार्क की रिक्वेस्ट मान लेता है और उसे एल्फ बच्चों का ख्याल रखने देता है। वह इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि वे बच्चे फ्यूचर में ट्राइब को काफी स्ट्रेंथ देंगे और स्ट्रॉन्ग होने के गोल के साथ हमारा बॉय अपना स्टेटस देखने के लिए सिस्टम का यूज करता है। स्टेट्स देखते हुए लिंटेन सोचता है कि क्या उसकी क्वालिफिकेशन पहले ही हाईएस्ट लेवल पर अनलॉक हो चुकी है क्योंकि हाल ही में उसे मिली वैल्यूज एट्रीब्यूट्स में कन्वर्ट हो गई थी। वह कंक्लूड करता है कि अभी उसे अपनी पावर को सीधे बढ़ाने के लिए बस बच्चे पैदा करते रहना होगा। वह अपनी ड्राइव की तरफ देखता है और पाता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। लिंटेन को पूरा यकीन है कि उसकी करंट स्ट्रेंथ लोडर को खत्म करने के लिए काफी है। धीरे धीरे गोब्लिन्स जैसे दिखने वाले और एल्फ बच्चे पैदा होने लगते हैं, लेकिन एल्फ लड़कियां जन्म देने के बाद बहुत घिन महसूस करती हैं और मिन्नतें करती है कि उन भयानक छोटे मॉन्स्टर्स को उनसे दूर ले जाया जाए। हमारा प्रोटोगोनिस्ट लूला से पूछता है कि अब तक कितने बच्चे पैदा हुए हैं और वह लड़की जवाब देती है कि 30 से 40 के बीच। इसके बाद कसाना डेस्परेट और बहुत दर्द में वहां आती है। लिंटेन परेशान लगता है क्योंकि प्रिंसेस उसके बच्चे की मां बनने वाली है। वह दौड़कर उसके पास जाता है क्योंकि लेबर पेन की वजह से वो चीख रही होती है। क्वीन अपनी बेटी की मदद करने की कोशिश करती है और प्रिंसेस से गिव अप ना करने की भीख मांगती है, अपने पहले पोते पोती के लिए डरी हुई। मैट्रियार्क लिंटेन से डिलीवरी में मदद करने की मिन्नतें करती है
है क्योंकि कसाना पहली बार किसी बच्चे को जन्म दे रही है। लिंटेन मदद करना चाहता है और वह कसाना और बच्चे को लेकर परेशान भी है, इसलिए वह लूला से प्रिंसेस के पैर फैलाने के लिए कहता है। यह देखकर कि वह उसकी बेटी की मदद करने वाला है, मैट्रियार्क पूछती है कि क्या उसे सच में पता है कि डिलीवरी कैसे करानी है। कसाना उस पर यकीन नहीं करती और कहती है कि वह नहीं चाहती कि लिंटेन उसे छुए। इरिटेट होकर लिंटेन उसे चुप रहने को कहता है और कहता है कि ये बच्चे उसके भी। आखिर में वह बेबी को डिलीवर कराता है और कहता है कि प्रिंसेस अब ठीक है। लिंटेन हम्बल रहता है और कहता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी उन्हें एक दूसरे पिंजरे से चीखें सुनाई देती है। लिंटेन देखता है कि गोब्लिन्स पैनिक कर रहे हैं क्योंकि एक एल्फ मदद की भीख मांग रही थी, क्योंकि उसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था। कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। हाथ में डैगर लिए और मैट्रियार्क के साथ लिंटेन जल्दी से उस पिंजरे की तरफ भागता है जहां गोब्लिन्स जबरदस्ती उस एल्फ को ले जाने की कोशिश कर रहे थे और वह उन्हें रुकने का ऑर्डर देता है। वह उन्हें वार्न करता है कि जब तक फीमेल्स पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाती वे इंतजार करे, वरना उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। वह यह भी ऑर्डर देता है कि अब से हर एल्फ को उनके यूजुअल खाने के अलावा फ्रूट्स का एक एक्स्ट्रा पोर्शन मिलेगा। हैरान होकर मैट्रियार्क कहती है कि वह आम गोब्लिन्स से अलग है। लिंटेन उससे कहता है कि उनका बर्ताव जितना अच्छा होगा उन्हें उतना ही अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। एक बार फिर लिंटेन सिमुलेशन का इस्तेमाल करता है ताकि वह देख सके कि इसके बाद उसका रिवेंज प्लान कैसा दिखेगा। सिमुलेशन बताता है कि बहुत मेहनत के बाद वह एल्फ ट्राइब को जीत लेता है, सारी एल्फ औरतों को प्रेग्नेंट कर देता है और वे और भी स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट्स वाले गोब्लिन्स को जन्म देती है। जैसे जैसे गांव की आबादी बढ़ती है, लिंटेन डिसाइड करता है कि अब लोडर और बाकी लोगों से बदला लेने का समय आ गया है। वह अकेले ब्राइट टाउन में घुसपैठ करता है और उस ग्रुप को ढूंढ लेता है। सिमुलेशन के बाद सिस्टम उसे 3 ऑप्शंस देता है और हर एक का स्कोर उसकी एंडिंग से जुड़ा होता है। लिंटेन सोचता है कि क्या उसने सच में उन्हें ढूंढ लिया है और याद करता है कि उसकी करंट स्ट्रेंथ लगभग लोडर के बराबर ही है, इसलिए वो लोडर के साथियों को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। यह मानते हुए कि उसके एट्रीब्यूट्स लॉर्ड को हराने के लिए काफी हैं, लिंटेन पहला ऑप्शन चुनता है, यानी उनके खिलाफ अकेले जाना। सिस्टम बताता है कि लिंटेन लोडर को ढूंढ लेता है और उसे लगभग खत्म ही कर देता है, लेकिन तभी कैप्टन की मास्टर वहां आ जाती है। वो ह्यूमन सोर्ड सेंट उस लॉर्ड को बचा लेती है जिसने उसके दुश्मन को बचाया था। वह लिंटेन का काम तमाम कर देती है और इसके बाद वह ग्रुप कैपिटल लौट जाता है और फिर कभी दिखाई नहीं देता। सोर्ड सेंट के खिलाफ बचकर निकलने का कोई चांस नहीं है। लिंटेन को अब से और भी केयरफुल रहना पड़ेगा। सिमुलेशन में जो दिखा उससे लिंटेन हैरान है। यह समझने की कोशिश कर रहा है कि इतना पावरफुल इंसान इतनी छोटी सी जगह पर क्यों आएगा। वह मैट्रियार्क की तरफ देखता है और उसे और भी यकीन हो जाता है कि उसे जल्दी करनी होगी और अपनी स्ट्रेंथ को मैक्स आउट करना होगा। उसे कोई और रास्ता नहीं दिखता, इसलिए वो एक्शन लेने का डिसाइड करता है। लिंटेन लूला को बताता है कि उसे कुछ दिनों के लिए इंसानों के इलाके में जाना होगा और तब तक वह ट्राइब की इंचार्ज रहेगी। क्वीन को चिंता होती है कि वह मारा जाएगा। लिंटेन मैट्रियार्क से कहता है कि उसे इंसानों के साथ उसकी दुश्मनी के बारे में पता है और तभी अनएक्सपेक्टेडली एल्व्स की मदर कहती है कि वह उस पर एक स्टेल्थ स्पेल कर सकती है। सैटिस्फाइड होकर लिंटेन उससे कहता है कि वह बिल्कुल यही सुनने की उम्मीद कर रहा था। इस अचानक मिली मदद से एक्साइटेड होकर वह मैट्रियार्क से कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसकी सेफ्टी की परवाह करेगी। वो कहती है कि उसे सिर्फ इस बात का डर है कि अगर वह मर गया तो गोब्लिन्स बिना लीडर के रह जाएंगे। अपने लोगों के बारे में सोचते हुए क्वीन उसे याद दिलाती है कि उसके सारे बच्चे उस गाँव में हैं और अगर वो जिंदा वापस आता है तो हर कोई सेफ रहेगा। लूला और मैट्रियार्क प्रॉमिस करती है कि जब तक वह नहीं है वे ट्राइब का अच्छे से ख्याल रखेंगी और लिंटेन अपने गोल की तरफ निकल पड़ता है। अब ब्राइट टाउन में लोग चल रहे हैं। सैनिक गलियों में शांत और लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे एक फुल सिक्योरिटी टीम ने पूरे एरिया को लॉकडाउन कर दिया है। इतने सारे सैनिकों को देखकर लिंटेन ये सोचे बिना नहीं रह पाता कि क्या सोर्ड सेंट पहले ही आ चुकी है, लेकिन वह पूरा दिन इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा था और उसने उसके बारे में एक भी शब्द नहीं सुना। फिर भी यह सारी पेट्रोलिंग थोड़ी अजीब लग रही है। तभी लिंटेन एक भीड़ को एक ही तरफ जाते हुए देखता है। वह उनके पीछे जाता है और देखता है कि लोग एक बोर्ड के चारों ओर जमा है जो ब्राइट सिटी की एडवेंचरर टीम रैंकिंग्स दिखा रहा है। क्या लोडर सिर्फ पहली पोजीशन लेने से और स्ट्रांग हो गया? जो भी हो, लिंटेन जानता है कि वह टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। जैसे ही वह एक टैवर्न के पास से गुजरता है, वह किसी को जोर से यह प्रॉमिस करते हुए सुनता है कि आज की ड्रिंक्स उसके खाते में है और वे तब तक पिएंगे जब तक उनका शरीर जवाब ना दे दे। लिंटेन फ्रीज हो जाता है। वह इस आवाज को पहचानता है। फाइनली वह अंदर कदम रखता है और देखता है कि लोडर ऐसे पी रहा है जैसे उसे दुनिया की कोई फिक्र ही ना हो। लोडर का एक साथी उसकी तारीफ करने लगता है और बताता है कि कैसे लोडर और रिवेलिया ने उसे 4 बाहों वाले बंदर से बचाया था और वह लड़की भी इसमें शामिल हो जाती है और उनके कैप्टन की तारीफों के पुल बांधने लगती है। तभी बोशी टीम का एक मेंबर बीच में टोकता है
और कहता है इतनी छोटी सी बात पर शेखी बघाना बेवकूफी है, वो तो बस एक कमजोर छोटा मॉन्स्टर था। लोडर का साथी गुस्से में भड़क जाता है और उसे वहां से दफा होने और बकवास बंद करने को कहता है। बोशी मेंबर किसी बच्चे की तरह पलटकर जवाब देता है, भले ही कोई हीरो टीम क्यों ना हो, वह फिर भी उसे पीट देगा। टैवन का ऑनर आखिर अपना पेशेंस खो देता है। वह कहता है कि ड्रैगन्स का मेटिंग सीजन शुरू हो गया है और वे मवेशियों को चुरा रहे हैं, और अगर ये लोग सच में इतने स्ट्रांग है जितना वे दावा कर रहे हैं तो उन्हें जाकर ड्रैगन्स को रोकना चाहिए। शांति से अपनी ड्रिंक पी रहे लिंटेन का ध्यान इस बात पर जाता है। ओनर आगे कहता है कि अगर इविल ड्रैगन्स ने ब्राइट सिटी पर अटैक किया और कैपिटल ने सही समय पर रीइंफोर्समेंट्स नहीं भेजी तो एडवेंचरर्स उस झुंड को वापस नहीं भेज पाएंगे। हर कोई एक घने अंधेरे का सामना करने वाला है। लोडर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है। वह कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि उसने अपनी मास्टर स्वॉर्डसेंट को बुला लिया है। वे एक साथ मिलकर ड्रैगन्स के खिलाफ लड़ेंगे और उन्हें हरा देंगे। पूरा टैवन शांत हो जाता है। वॉरियर्स हैरान होकर घूरते हैं कि लोडर इतने पावरफुल इंसान को समन कर सकता है। फिर सैनिक लोडर की तारीफों के साथ शोर मचाने लगते हैं और कहते हैं कि अगर वे कामयाब हुए तो उसे ब्राइट सिटी का हीरो बना दिया जाएगा। लोडर अपनी आवाज ऊंची करता है और कहता है कि वह स्वॉर्डसेंट के आने और ड्रैगन्स के सफाई के प्री सेलिब्रेशन के तौर पर सबके लिए ड्रिंक्स खरीदेगा। लिंटेन इसे अपने मौके की तरह लेता है। अगर बीस्ट शहर में आ रहे हैं तो वह इस अफरात फरी का इस्तेमाल हमला करने के लिए कर सकता है। वह मुड़ता है और वहां से जाने लगता है। लोडर नोटिस करता है कि फ्री ड्रिंक्स के ऑफर के बावजूद वह जा रहा है। वह आवाज देकर पूछता है कि क्या वह रुककर ड्रिंक नहीं करेगा। लिंटेन एक पल के लिए भी नहीं रुकता, नहीं, एकदम कोल्ड और डायरेक्ट। वह लोडर से कहता है कि फ्यूचर में और भी मौके मिलेंगे। लोडर भौं सिकोड़ता है, कंफ्यूज है कि भला फ्री ड्रिंक्स को कौन ठुकराता है। ब्राइट सिटी को एक सिरे से दूसरे सिरे तक सजाया गया है और सब स्वॉर्डसेंट के आने का इंतजार कर रहे हैं। वह रिपोर्ट देता है कि इविल ड्रैगन्स की मंडराने की दूरी और भी करीब होती जा रही है और वे शायद जल्द ही शहर पर अटैक करेंगे। उसकी बात सुनकर उसकी मास्टर अपना वेपन कसकर पकड़ती है और उठ खड़ी होती है। स्वॉर्डसेंट पूछती है कि उसने उसे जो काम दिया था वह कैसा चल रहा है। लोडर जवाब देता है कि 10 ड्रैगन हंटिंग बैलिस्टा उसकी प्लानिंग के मुताबिक बना लिए गए हैं। वह उसे वार्न करती है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसकी रेपुटेशन दांव पर लग जाएगी। जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकलते हैं उनका सामना एक भीड़ से होता है। लोगों को यकीन नहीं होता कि वे इतने मैजेस्टिक और पावरफुल इंसान के सामने खड़े हैं। आगे की सोचते हुए स्वॉर्डसेंट लोडर से कहती है कि यह एक स्पेशल मोमेंट है। वह पूछती है कि हर कोई बस ऐसे ही क्यों खड़ा है और उन्हें बैटल के लिए तैयार होने का ऑर्डर देती है। और ठीक उसी वक्त कोई चीज ब्राइट सिटी की तरफ आती है। एक बहुत बड़ा उड़ने वाला बीस्ट दिखाई देता है जिसने पहले ही एक रेसिडेंट को अपने पंजों में पकड़ा हुआ है और गलियों में पैनिक फैल जाता है। स्वॉर्डसेंट की आंखें तेज हो जाती है। वह एक स्काउट ड्रैगन है। वह कहती है कि जब यह दिखाई देता है तो इसके तुरंत बाद ड्रैगन्स का पूरा झुंड आता है। वह लोडर को ऑर्डर देती है कि वह अपने साथियों को ले और उसके पीछे पीछे दीवारों की तरफ आए। दूसरी तरफ एक गोब्लिन दौड़कर लिंटेन के पास आता है और उसे बताता है कि शहर में एक ड्रैगन आ गया है। वह छोटा मॉन्स्टर कहता है कि वह चेक करने गया था और वहां सैनिकों की भीड़ दीवार पर जमा है और पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। कोल्ड और कैलकुलेटिंग अंदाज में लिंटेन कहता है कि यह अटैक करने का टाइम है। दुश्मन लगभग आ ही गया है, इसलिए अभी के लिए वे इंतजार करेंगे। एक सच्चे स्ट्रेटेजिस्ट की तरह हमारा प्रोटोगोनिस्ट अपने हाई लेवल गोब्लिन्स के साथ इस शो को एंजॉय करने का डिसाइड करता है। कई ड्रैगन सीधे चमकते शहर की तरफ उड़ते हुए आते हैं, लेकिन तभी रोशनी की एक बीम उड़ने वाले बिस्ट में से एक के पंख पर जोर से टकराती है। लोडर और इवेलिया शॉप में घूरते हैं कि वे वेपन्स क्या कुछ कर सकते हैं। स्वॉर्डसेंट ड्रैगन पर वार करने और क्रॉसबो का इस्तेमाल दिखाने के बाद एक सैनिक से पूछती है कि क्या वह समझ गया कि इसे कैसे यूज करना है। सैनिक खुद को तैयार करते हैं और मास्टर के दिए गए वेपन्स से फायर करते हैं। ड्रैगन्स के खिलाफ वेपन्स के इतने इफेक्टिव होने पर वॉरियर्स चीयर करने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ और सबका ध्यान खींच लेता है। कोई भयानक रूप से पावरफुल चीज उस चमकते शहर की तरफ आ रही है। लोग अपने सिर पकड़कर नीचे गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि बहुत दर्द हो रहा है। लोडर और इवेलिया पीले पर जाते हैं जैसे वे पहले से जानते हो कि कौन सा मॉन्स्टर आ रहा है। तभी वह गोल्डन पर्पल मदर ड्रैगन वहां आ जाती है। सैनिक फ्रीज हो जाते हैं और बरबराते हैं कि वे वेपन्स उसे हराने के लिए काफी नहीं होंगे। शहर पर नजरें टिकाए हुए वह बीस्ट बहुत गुस्से में लग रही थी। ड्रैगन्स की मदर खुद को तैयार करती है और एक बहुत ही भयानक अटैक रेडी करती है और फिर दीवार पर आग की लपटें छोड़ती है। ड्रैगन किलिंग क्रॉसबो वाले सैनिक डर के मारे भागने लगते हैं और चिल्लाते हैं कि शहर बर्बाद होने वाला है। लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। एक पावरफुल मैजिक सर्कल दिखाई देता है और कोई उनसे पैनिक ना करने को कहता है। सेंट आगे आती है और डिक्लेयर करती है कि वह खुद मदर ड्रैगन से लड़ेगी और बाकी सबको शहर को डिफेंड करते रहने का ऑर्डर देती है। मास्टर अपनी तलवार उठाती है और एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव
फील्ड क्रिएट करती है। वह बैरियर सिर्फ मदर ड्रैगन के अटैक को ही ब्लॉक नहीं करता, वह बाकी बीस्ट को भी दीवार पर टकराने से रोकता है। एक पहाड़ की चोटी से लिंटेन सावधान रहकर यह सब देख रहा है और सही मौके का इंतजार कर रहा है। उसे इस बात की कोई हैरानी नहीं है कि सेंट मदर ड्रैगन के लपटों से शहर को बचा सकती है, खासकर उसके स्टैट्स को देखते हुए। फिर भी वह उस विशाल बीस्ट की इनसेन पावर की तारीफ करता है जो अचानक आई और तुरंत अटैक कर दिया। लिंटेन स्वॉर्ड सेंट के इंप्रेसिव स्टेट्स चेक करता है और समझ जाता है कि उसने मदर ड्रैगन के अटैक को बिना किसी प्रॉब्लम के कैसे मिटा दिया। वह पॉइंट आउट करता है कि लोडर की मास्टर सच में बहुत पावरफुल है और उसे यह जानकर काफी तसल्ली मिलती है कि उसे अपने रिवेंज के लिए उससे लड़ना नहीं पड़ेगा। वह कहता है कि मदर ड्रैगन सेंट से कमजोर है, लेकिन उसकी एंड्योरेंस उस कमी को पूरा कर देती है। भले ही मास्टर अपनी तलवार से वार कर सके, वह उस बीस्ट को आसानी से नहीं हरा पाएगी। सेंट को मदर ड्रैगन से लड़ने में बिजी देखकर लिंडेन इसे वो गोल्डन चांस कहता है जिसका वह इंतजार कर रहा था। पूरी डिटर्मिनेशन के साथ वह कहता है कि इंसानों की रेस से बदला लेने का समय फाइनली आ गया है और वह गोब्लिन्स को प्लान फॉलो करने और शहर में घुसने का ऑर्डर देता है। जबकि ड्रैगन्स कैपिटल पर हमला कर रहे हैं, किसी को भी एहसास नहीं है कि एक और खतरा उनके करीब आ रहा है। लोडर कहता है कि उड़ने वाले बिस्ट से निपटना मुश्किल है, लेकिन उसे अपनी मास्टर की टीचिंग्स को थैंक्स कहना होगा। अपने टीचर की वजह से कैप्टन कहता है कि वह अब एक ड्रैगन स्लेयर है। फिर लोडर की हैरानी के लिए एक रेसिडेंट पैनिक में दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाता है कि गोब्लिन्स शहर पर हमला कर रहे हैं। हम देखते हैं कि कैप्टन की टीम अभी भी ड्रैगन से लड़ रही है और लोडर जिद करता है कि छोटे मॉन्स्टर्स बेवकूफ होते हैं, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि वे इतने बेवकूफ हैं कि कैपिटल पर अटैक कर दें। तभी एक और रेसिडेंट दौड़ती हुई आती है और उसके ठीक पीछे कई गोब्लिन्स होते हैं। छोटे मॉन्स्टर्स को खुद देखकर कैप्टन को रियलाइज होता है कि वह मुसीबत में है। एक सच्चे हीरो की तरह लोडर अपने साथियों को बचे हुए ड्रैगन्स को संभालने का ऑर्डर देता है, जबकि वह और इवेलिया गोब्लिन्स को खत्म करेंगे। एक छोटा मॉन्स्टर कैपिटल के हीरोज को देख लेता है और भागता है। गुस्से में लोडर उन्हें ना भागने के लिए चिल्लाता है, लेकिन गोब्लिन्स ने उस एस्केप को प्लान किया था और बस इसी तरह लोडर और इवेलिया उन छोटे मॉन्स्टर्स के हाथों पकड़े जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा लिंटेन चाहता था। कैप्टन के साथ ही चिल्लाते हैं कि वे उसे बचाने आ रहे हैं, लेकिन इतने सारे गोब्लिन्स से घिरे होने की वजह से वे करीब नहीं आ पाते। तभी बदले की आग में जल रहा लिंटेन वहां आता है और वॉरियर्स को पता भी नहीं चलता। लड़ाई के बीच में लोडर उन्हें उनके पीछे मौजूद खतरे के बारे में वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वे वॉरियर्स खुद को डिफेंड कर पाते, लिंटेन अपने सुपर शार्प डैगर से आसानी से उनमें से 2 को मार गिराता है। उस वक्त लोडर और होली मैडन डेस्परेट हो जाते हैं जब वे देखते हैं कि एक गोब्लिन उनके साथियों को इतनी फुर्ती से मार रहा है। हमारा बॉय टहलता हुआ आता है और सार्कास्टिकली उन दोनों कैदियों का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वे इतनी आसानी से पकड़े गए। ब्रेव और अपने वॉरियर्स के मारे जाने पर गुस्से में भरा लोडर चिल्लाता है कि वह सारे गंदे गोब्लिन्स का सफाया कर देगा। लिंटन कैप्टन को लात मारता है और उसे अपने चारों तरफ देखने और बकवास बंद करने को कहता है। फिर हमारा बॉय उन छोटे मॉन्स्टर्स को ऑर्डर देता है कि वे लोडर और इवेलिया को सीवर्स के रास्ते शहर से बाहर ले जाएं, जबकि बाकी लोग उसके पीछे दीवारों तक आएं ताकि उन बीस्ट राइडर्स को खत्म किया जा सके। ड्रैगन मदर के खिलाफ लड़ाई के बीच स्वॉर्ड सेंट कैपिटल से मदद की चीखें सुनती है और उसे यकीन नहीं होता कि गोब्लिन्स ने अटैक करने के लिए यही समय चुना। इसके बाद वह विशाल और डरावना बीस्ट लोडर की मास्टर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वे मुसीबत में हैं। उसी वक्त ड्रैगन मदर और स्वॉर्ड सेंट एक भयानक लड़ाई में उलझ जाती है जो अपनी पावर दिखा रही है और बीस्ट की क्वीन का मजाक उड़ा रही है। लोडर की मास्टर पूछती है कि क्या वह स्ट्रगल कर रही है, फिर उसे पूरी ताकत से जमीन पर पटक देती है और उसे एक मुश्किल सिचुएशन में डाल देती है। कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए सेंट कहती है कि ड्रैगन मदर लगभग हार ही चुकी है और सोचती है कि क्या वॉरियर्स ड्रैगन्स और गोब्लिन्स से निपट पाए। तभी दीवार पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। शहर की अफरातफरी सेंट का ध्यान खींचती है और ड्रैगन मदर जो लगभग हार ही रही थी कहती है कि छोटे मॉन्स्टर्स बिल्कुल सही समय पर आ गए। यह देखकर कि शाइनिंग सिटी की रक्षक डिस्ट्रैक्टेड है, ड्रैगन क्वीन तेजी से भाग निकलती है। भागते हुए बीस्ट की मदर सेंट से कहती है कि जब वह रिकवर हो जाएगी तो वह उसे माफ नहीं करेगी, जिससे वह पावरफुल वॉरियर गुस्से में आ जाती है कि उसने उस विशाल बीस्ट को भागने दिया। ड्रैगन क्वीन को खत्म न कर पाने के गुस्से से भरी शाइनिंग सिटी की रक्षक कसम खाती है कि आज नहीं तो कल वो ड्रैगन आइलैंड जाएगी और उन सबका सफाया कर देगी। शहर में अफरातफरी फाइनली खत्म होने के बाद सेंट जमीन पर वापस लौटती है। यह देखकर इरिटेटेड है कि लोडर और उसका ग्रुप सिंपल गोब्लिन्स तक का सफाया नहीं कर पाए। एक
वॉरियर सिटी रक्षक को बताता है कि कैप्टन और इवेलिया को छोटे मॉन्स्टर्स ने पकड़ लिया है। तभी कैप्टन के ग्रुप का एक मेंबर सेंट को बताता है कि छोटे मॉन्स्टर्स ग्रेट रेसेस जितने ही स्ट्रॉन्ग थे और लोडर भी उन्हें नहीं हरा पाया। गुस्से में और अपने वॉरियर्स को वापस लाने के बारे में सोचते हुए शाइनिंग सिटी रक्षक कहती है कि वह एन्चेंटेड फॉरेस्ट जाएगी और सारे गोब्लिन्स को खत्म कर देगी। लेकिन एक रेसिडेंट सेंट का हाथ पकड़ लेता है और उससे शहर में रुकने की भीख मांगता है, क्योंकि अगर ड्रैगन्स या छोटे मॉन्स्टर्स वापस आ गए तो वे सब मारे जाएंगे। फिर हर कोई रक्षक से रुकने की भीख मांगने लगता है और कहते हैं कि वे मंदिर और एम्पायर के सिटीजन्स हैं और उसे उनकी भी रक्षा करनी चाहिए। उस पल में स्वॉर्ड सेंट मान जाती है कि उसे हीरो की पार्टी के एक मेंबर का पीछा करने के बजाय उनकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यही उसकी असली जिम्मेदारी है। वापस गोब्लिन गांव में ट्राइब लीडर को वापस लौटा देखकर हर कोई सेलिब्रेट करता है। ट्राइब के छोटे मॉन्स्टर्स ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि लिंटेन इंसानी कैदियों को साथ लाया है। बिना किसी दया के होली मेडन को जमीन पर फेंक दिया जाता है। लिंटेन का एक सैनिक कैदियों को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट न करने का ऑर्डर देता है। लोडर ये देखकर हैरान है कि गोब्लिन्स ने कई एल्स को पकड़ा हुआ है। इवेलिया कहती है कि उसे लगता है कि इस ट्राइब में कोई हीरो है। लोडर पूछता है कि क्या वह अब तक रिकवर हो पाई है और वह जवाब देती है कि उसके शरीर में जहर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसका सेक्रेट कॉन्स्टिट्यूशन जल्द ही पूरा हो जाएगा। उसे अपनी पावर्स के बारे में बात करते हुए सुनकर लिंटेन चुपके से पीछे से आता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वह इतनी जल्दी रिकवर हो गई। वह लड़की पैनिक करती है, पूछती है कि वह उसका नाम कैसे जानता है और उन्हें पकड़ने का उसका क्या इरादा है। एक डार्क लुक के साथ लिंटेन होली मेडन के करीब आता है। हमारा प्रोटैगोनिस्ट, जिसके दिल में नफरत की आग जल रही है, अपने पंजे लड़की की जांग में गड़ा देता है। दर्द के मारे इवेलिया डेस्परेशन में चीखने लगती है, जबकि लोडर बस देख सकता है, उसकी कोई मदद नहीं कर पाता। कैप्टन लिंटेन पर चिल्लाता है कि वह उसकी साथी को टॉर्चर करना बंद करे, लेकिन गोब्लिन ट्राइब के लीडर पर चिल्लाने की वजह से ब्रेव लोडर को एक छोटे मॉन्स्टर से मार पड़ती है। लिंटेन पर गुस्साए कैप्टन पूछता है कि क्या वह उन्हें पकड़ने के अंजाम समझता है, क्योंकि स्वॉर्ड सेंट उन्हें ढूंढ निकालेगी और उनका सफाया कर देगी। कॉन्फिडेंट होकर हमारा बॉय कहता है कि लोडर की मास्टर भी उसका शिकार होगी। वह बस सही मौके का इंतजार कर रहा है और अगर वह उन्हें ढूंढने की कोशिश भी करेगी तो भी वह उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगी। अपने प्लान्स के साथ आगे बढ़ते हुए लिंटेन गोब्लिन कोवों को बताता है कि वह सेकेंड जनरेशन के हर एक सदस्य के लिए जिम्मेदार होगा और उन्हें जंगल में जाकर कुछ मॉन्स्टर्स का शिकार करने का ऑर्डर देता है, यह जानते हुए कि इंसान उसका शिकार जरूर करेंगे। हमारा बॉय अपने इवोल्यूशन को तेज करने और एक क्वेश्चन आयर चलाने का डिसाइड करता है। लोडर की छाती पर पैर रखते हुए लिंटेन कैप्टन से पूछता है कि क्या उसे गोब्लिन्स को पकड़ना और सीक्रेटली टॉर्चर करना पसंद है, जैसा कि उन्होंने दूसरी लाइफ में उसके साथ किया था। लोडर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे कोई अंदाजा ही नहीं है कि वो बच्चा किस बारे में बात कर रहा है। लिंटेन इरिटेट हो जाता है, कहता है कि कैप्टन बहुत धीरे जवाब दे रहा है और एक्शन लेने का डिसाइड करता है। दिल में जल्दी नफरत के साथ हमारा बॉय अपने दुश्मन का कान काट देता है। लोडर गालियां देता है, चिल्लाता है कि यह नर्क की तरह दर्द कर रहा है। गुस्से से भरा कैप्टन लिंटेन को बताता है कि वे जो कुछ भी करते हैं वह इंसानों की रेस को बचाने के लिए है और उसकी ड्यूटी गोब्लिन्स का सफाया करना है, जो एक शापित क्रिएचर है। सार्कास्टिक अंदाज में वह बच्चा लोडर के दावों का मजाक उड़ाता है, कहता है कि वे शायद हीरो की पार्टी के स्टेट्स बूस्ट करने के लिए छोटे मॉन्स्टर्स का शिकार करते हैं, जैसे कि वह उन्हें अंदर बाहर अच्छे से जानता हो। लिंटेन कहता है कि मॉन्स्टर्स के साथ कैदियों को खत्म करना उन्हें बचाने से ज्यादा आसान है और पूछता है कि उस जस्टिस की वजह से कितने इंसान पहले ही मर चुके हैं। लोडर इस इल्जाम से सच में शॉक लग रहा है। इवेलिया, जो पहले से ही थकी हुई है, उसे भी यकीन नहीं होता। सोच रही है कि एक मामूली गोब्लिन को उनके कामों के बारे में इतना कैसे पता है। नफरत से भरा लिंटेन उन दोनों को बताता है कि उनकी तरह उसे नाटक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह एक इविल क्रिएचर है, इसलिए वह अपने दुश्मनों को सबक सिखाने वाला है। मुश्किल से बची हुई थोड़ी सी ताकत के साथ इवेलिया लोडर से उसे बचाने के लिए कहती है। फिर वह लड़की दया की भीख मांगने लगती है। अपनी साथी को टॉर्चर होते देखकर लोडर पैनिक करने लगता है। लिंटेन होली मेडन को बताता है कि वह उसी के शब्द उस पर वापस फेंकने वाला है। सबक तो बस शुरू हुआ है, इसलिए बेहतर होगा कि वह खुद को संभाल ले। इसके बाद हमारा प्रोटैगोनिस्ट उस कैदी को गर्दन से पकड़ता है और कहता है कि वह चाहता है कि उसका कैप्टन देखे कि उसके साथ क्या होने वाला है। डार्कली लिंटेन इवेलिया को गोब्लिन्स के हवाले कर देता है और कहता है कि वह देखना चाहता है कि सबके टॉर्चर के बाद वो कितना सह सकती है। लोडर को यकीन नहीं होता, उसे सच में अपने साथियों को तड़पते हुए देखने के लिए मजबूर किया जाएगा। कोई मदद ना कर पाने की वजह से छोटे मॉन्स्टर्स होली मेडन के करीब आने लगते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा उनके लीडर ने ऑर्डर दिया था। एक गोब्लिन आता है और दूसरे से कहता है कि अब उस कैदी पर पहरा देने की उसकी बारी है। गार्ड कहता है कि लिंटेन ने उसे जिंदा रखने का ऑर्डर दिया है। हम देखते हैं कि इतने टॉर्चर के बाद इवेलिया कितनी कमजोर हो गई है और गार्ड कहता है कि वह अभी भी ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑर्डर दिया गया था। लोडर अपनी साथी से डटे रहने को कहता है। वह लड़की, जो मुश्किल से होश में है, कैप्टन को चिंता ना करने
करने के लिए कहती है क्योंकि वह सफर नहीं कर रही है। गार्ड उस कैदी को चुप करा देता है, कहता है कि उसे बोलने का कोई हक नहीं है और उसके सिर पर पैर रख देता है। इसी बीच एल्फ क्वीन, जो अपने बच्चे की देखभाल कर रही है, अपनी बेटी से पूछती है कि क्या लिंटिन सच में इंसानों से नफरत करता है। वह लड़की जोर देकर कहती है कि वे मुसीबत में हैं। अपनी माँ के डाउट सुनकर लूला वहां आती है और कहती है कि वह लड़का पहले ही मेंशन कर चुका है कि वह इंसानों से बदला लेगा, तो हाँ, शायद वह सच में उनसे नफरत करता है। लिंटिन से इम्प्रेस होकर एल्फ क्वीन पॉइंट आउट करती है कि वह कितना डिटरमिन्ड है कि वह कभी किसी बेइज्जती का जवाब दिए बिना नहीं जाने देता और इसीलिए वह अब तक का सबसे स्पेशल गोब्लिन है जो उसने देखा है। एल्फ एक एम्बेरेस्ड फेस बनाती है, यह सोचकर कि उस एरिया में भी वह बहुत पावरफुल है। उसे यह अजीब लगता है, जैसे वह चाहती है कि वह उसका दिल और जीत ले। इस बीच किसी दूसरी जगह पर एक गोब्लिन एमसी को रिपोर्ट करता है कि सेकंड जनरेशन के एल्व्स जो शिकार पर गए थे वे वापस आ गए हैं। वे अपनी पीठ पर बहुत सारा शिकार लादकर जल्दी लौट आए हैं। वह घबराया हुआ गोब्लिन बॉस को बताता है कि वे वापस आ गए हैं और वह लेवल 33 3D थीस पर है और उसके स्टैक्स इतने डेवलप हो चुके हैं कि वे लगभग एमसी के बराबर हैं। वह इम्प्रेस हो जाता है। एमसी पूछता है कि वे इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए, क्या शिकार सच में इतना सक्सेसफुल था। गोब्लिन बताता है कि उन्होंने आसपास के सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया और जंगल में सिर्फ वेस्ट की तरफ ही जा सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बड़े गोब्लिन्स दूसरी ट्राइब्स का नरसंहार कर रहे हैं। एमसी पूछता है कि बड़े गोब्लिन्स किस वेस्टर्न ट्राइब का सफाया कर रहे थे। एक और गोब्लिन कहता है कि वह ब्लड फैंग ट्राइब थी। जब वे मॉन्स्टर्स की तलाश में अलग अलग टीम्स में बंटे तो उन्हें अपनी मार्क के साथ कई ट्राइब्स मिली। एमसी को यह बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। वे सब बड़े गोब्लिन्स हैं। अगर वे उनके लीडर को पकड़ ले तो यह इंसानों के खिलाफ रेसिस्टेंस प्लान के लिए एकदम परफेक्ट होगा। पकड़ा गया कैप्टन हंसने लगता है और उन्हें बेवकूफ कहता है। वे अभी भी सपने देखने की हिम्मत कर रहे थे। नाइट्स उन्हें जल्दी ही कुचल देंगे। एमसी मुड़ता है और कहता है कि अगर उसने अपना मुंह ना खोला होता तो उसे याद भी नहीं रहता कि यह इंसान जिंदा है। गोब्लिन्स कैप्टन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन एमसी कहता है कि वहाँ अभी भी एक और इंसान है। कैप्टन डेस्परेट होकर पूछता है कि वे क्या प्लान कर रहे थे। एक गोब्लिन उस इंसान कैप्टन को मुंह से पकड़ता है और कहता है कि फाइनली उसकी बारी आ गई और उसकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, जिससे कैप्टन पागल हो जाता है। इवेलिया चुप रहती है, देखने को मजबूर है और कुछ घंटों बाद कैप्टन थक हार चुका है, मुंह के बल गिरा हुआ, पूरी तरह से बेहोश। रात हो जाती है। गोब्लिन लिंटन से पूछता है कि क्या वे बड़े गोब्लिन्स की ट्राइब पर अटैक करने वाले हैं। वह कंफर्म करता है कि हाँ, वे करेंगे और वे उनके लीडर को भी पकड़ेंगे। उसने ट्राइब के लिए एक नया नाम भी सोच लिया है, मैड स्काई ट्राइब। गोब्लिन्स चिल्लाने और सेलिब्रेट करने लगते हैं, उसे पावरफुल बुलाते हैं। ट्राइब का अब एक नाम है और वे इसे लगातार चैंट कर रहे हैं। एक एल्फ कहती है कि वे पक्का बहुत स्ट्रांग होंगे जिन्होंने इतनी सारी ट्राइब्स को हरा दिया। उसके पास अभी भी अपनी आस्तीन में एक इक्का है जिसका उसने इस्तेमाल नहीं किया है। और उसी के साथ हम देखते हैं कि इवेलिया बंधी हुई है और लगभग पूरी तरह से नेकेड है। अगले दिन प्रोटागोनिस्ट एक ऐसी जगह से देख रहा है जहां से सब कुछ एकदम क्लियर दिख रहा है। अब उनकी पावर देखने का टाइम आ गया है। वह एन्चेंटेड फॉरेस्ट में ब्लड फैंग ट्राइब को एम कर रहा है। वहां बहुत सारे बड़े गोब्लिन्स हैं, लेकिन उसे लगता है कि वे इसे हैंडल कर सकते हैं। वह लीडर को पास आते हुए दिखता है और नोटिस करता है कि गोब्लिन्स डरे हुए लग रहे हैं। यह इम्प्रेसिव है। ब्लड फैंग ट्राइब का लीडर एक गोब्लिन हीरो है। एमसी उसका अंदाजा लगाता है। वह उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता। 900 एक स्पूट की कॉम्बैट पावर के साथ 1 दर्जन गोब्लिन्स काफी होंगे, लेकिन उसे जिंदा पकड़ना मुश्किल होगा। पैरालाइज करने वाला जहर उस जैसे बड़े बंदे पर ज्यादा असर नहीं करेगा, इसलिए उसे कोई और सॉल्यूशन चाहिए। अगर वह उस बाइंडिंग मैजिक को यूज कर सके जो इवेलिया ने उस पर किया था तो काम बन जाएगा। वह उससे मिलने का डिसाइड करता है। वापस मैड स्काई ट्राइब में एक गोब्लिन लिंटन के पास आता है और कहता है कि उसने वैसा ही किया जैसा उसने ऑर्डर दिया था। उस इंसान का काम लगभग तमाम हो गया है। एमसी उसे अच्छे काम के लिए कांग्रेचुलेट करता है। वह लड़की अपने इस दर्द को खत्म करने की भीख मांगती है, कहती है कि वह लॉर्ड के सामने खुद रिडीम कर लेगी। एमसी एक गर्म कपड़े से उसके घाव पहुंचता है। वह पूछती है कि यह कौन है। अभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। जब वह मुड़ती है और प्रोटागोनिस्ट को देखती है तो वह चीखने लगती है कि वह पास ना आए। कांपते हुए वह चिल्लाती है कि वह पागल हो रही है। वह चीज एक डीमन थी और उसे बहुत दर्द हो रहा है। एमसी उसे थप्पड़ मारता है, पीछे से पकड़ता है और उसे गले लगाता है। कहता है कि सजा खत्म हो गई है। वह रोती है, पूछती है कि क्या यह सच है। वह पीछे हटता है और कहता है कि वह जो कहता है वही करता है, लेकिन उसे अपनी फेथ चुननी होगी। वह पूछती है कौन सी फेथ। वह उसे भगवान पर भरोसा करने या उस पर भरोसा करने में से एक चुनने के लिए कहता है, ताकि वह उसका पेट बन सके और इस लगातार होने वाले दर्द से बच सके। वह उसके सिर को सहलाते हुए यह सब कहता है और वह कांपने लगती है। इवेलिया पहले ही डिसाइड कर चुकी है। अगले ही पल वह एक गहरी सांस लेती है और प्रोटागोनिस्ट की उंगलियां चाटने लगती है। वह कहता है, बहुत अच्छे इवेलिया,
और उसके चेहरे को सहलाता है। लिंटेन कहता है कि अब से वह उसका इकलौता मास्टर होगा और उसे पपी बुलाया जाएगा। इवेलिया चारों पैरों पर बैठ जाती है, भौंकती है और एमसी को मास्टर बुलाती है। वह उसे उठाता है और गर्म पानी के एक कुएं तक ले जाता है। उस प्लेजर की वजह से वह कहती है कि वह उसके लिए कुछ भी करेगी क्योंकि वह उसके लिए अच्छा है। वह कहता है कि यह एकदम परफेक्ट है और उसे नहलाता रहता है। फिर प्रोटागोनिस्ट कहता है कि वह देखना चाहता है कि इवेलिया उस होली लाइट इम्प्रिजनमेंट स्किल को यूज करे। वह पूछती है कि वह क्या है। नहाने के बाद वह उसे एक किताब दिखाता है और वह पूछती है कि क्या होली प्रिजन वही चीज है जो उसमें है। इवेलिया फोकस करती है और एक प्रार्थना शुरू करती है। उसका शरीर हल्का सा ऊपर उठता है क्योंकि पावर उसके अंदर से चैनल हो रही है और फिर उसके सामने एक विशाल जेल बन जाती है। एमसी उसकी पावर देखकर इंप्रेस हो जाता है। वे ट्राइब की जेल से गुजरते हैं। कैप्टन उन्हें महसूस करता है और इवेलिया से चिल्लाने लगता है कि वह एमसी पर अटैक करे और उसके शरीर को जल्द से जल्द हील करे। एमसी कहता है कि उसने अपनी मर्जी से खुद को उसे सौंप दिया है। कैप्टन को यकीन नहीं होता। वह होली चर्च के लीडर की बेटी है, वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। एमसी उसे घुटनों के बल बैठने और यह कहने का ऑर्डर देता है कि वो ये सब अपनी मर्जी से कर रही है। वह तुरंत बात मानती है, घुटनों के बल बैठती है और उसे देखकर मुस्कुराती है। यह नजारा देखकर कैप्टन डेस्परेट हो जाता है। वह सलाखों की तरफ झुकता है, मुस्कुराता है और नफरत से राल टपकाते हुए कहता है कि एमसी के कामों की वजह से गोब्लिन रेस दुनिया से गायब हो जाएगी। गोब्लिन्स के वजूद का इकलौता मकसद इंसानों के हाथों खत्म होना है। होली चर्च उन सबको खत्म कर देगा। लिंडन को इवेलिया की आइडेंटिटी ये होने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने इन्फॉर्मेशन के लिए कैप्टन को थैंक्स कहा और गोब्लिन्स को ऑर्डर दिया कि वे उसे अच्छे से टॉर्चर करे। उसने इवेलिया को बुलाया और उसे वहां से निकलने के लिए कहा। अब दूसरे कामों को निपटाने का समय आ गया था। जैसे ही वे वहां से निकले, एमसी ने कहा कि वे ब्लड प्रेड ट्राइब पर कब्जा करने वाले हैं। ट्राइब के हाइडआउट में एक गोब्लिन ने चीफ को रिपोर्ट किया कि सब कुछ तैयार है। डर से कांपते हुए चीफ खड़ा हुआ और अनाउंस किया कि वे साउथ की ट्राइब पर अटैक करेंगे, सभी एल्व्स को पकड़ेंगे और उनके साथ मजे करेंगे। गोब्लिन्स खुशी से पागल हो गए और अपने चीफ की पावर के बारे में चिल्लाने लगे। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा कि एक गोब्लिन अंदर घुस आया है और वह चीफ को ढूंढ रहा है। चीफ मुड़ा और मजाक उड़ाते हुए बोला, यह नीच गोब्लिन कहां से आ गया। एमसी आगे बढ़ा। उसने कहा कि वह एक हीरो लेवल का ब्लड प्रेड गोब्लिन है जिसकी इंटेलिजेंस इंसानों जैसी है और वह यहाँ बात करने आया है। वह बस नॉर्मल गोब्लिन्स से थोड़ा ज्यादा होशियार था, लेकिन फालतू बातों के लिए टाइम नहीं था। उसने कहा कि वह मैड स्काई ट्राइब का लीडर है और वह उनके चीफ को अपने साथ ले जा रहा है। बाकी लोगों के पास दो ऑप्शंस थे, या तो उसकी बात मान लो या फिर यही मर जाओ। चीफ ने पूछा कि क्या वह उस ट्राइब का चीफ है जो एल्व्स को ब्रीड कराती है। एमसी ने कहा कि उसके जीन्स अच्छे हैं और उसे अपने साथ चलने को कहा। हीरो गोब्लिन ने उसे इडियट कहा। उसने चिल्लाकर उसे चुप रहने को कहा। फिर एक हाथ से प्रोटागोनिस्ट का पूरा सिर पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया, यह मजाक उड़ाते हुए कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो सीधे उसके पास आ जाएगा। एक बार जब वह एमसी को खत्म कर देगा तो पूरी ट्राइब उसकी हो जाएगी। गोब्लिन्स ने अपने चीफ को उसे कुचलने के लिए चीयर किया। एमसी बिल्कुल नहीं घबराया। उसने कहा कि बात करना बेकार है। अगर वह जिंदा ब्लड फैंग ट्राइब के चीफ को नहीं पकड़ना चाहता तो उसने उसे पहले ही खत्म कर दिया होता। एक जोरदार स्ट्राइक के साथ प्रोटागोनिस्ट ने उस गोब्लिन का हाथ काट दिया। चीफ डेस्परेशन में चीखा, जमीन पर गिर पड़ा, अपने कटे हुए हाथ को पकड़ा और अपने अंडरलिंग्स को प्रोटागोनिस्ट को तबाह करने का ऑर्डर दिया। गोब्लिन्स उसका बदला लेने के लिए आगे बढ़े। लिंटेन ने चुटकी बजाई, अब बाहर आ जाओ। एक चाकू ब्लड फैंग गोब्लिन की छाती के आर पार हो गया। मैड स्काई गोब्लिन्स अपनी इनविजिबिलिटी स्किल से बाहर आते हुए दिखाई देने लगे। दुश्मन गोब्लिन्स चिल्लाए, यह पूछते हुए कि वे बिना कोई आवाज किए कैसे सामने आ सकते हैं। एमसी के सर्वेंट ने जवाब दिया, साइलेंट स्टेप्स। फिर उसने उन्हें ऑर्डर दिया कि वे सारे ब्लड प्रेड ट्राइब गोब्लिन्स का सफाया कर दें। यह चीफ का ऑर्डर था। पैनिक फैल गया। वॉरियर गोब्लिन्स हर जगह थे। हर कोई एमसी के ट्रैप में फंस चुका था। उसने नेगोशिएशंस का इस्तेमाल उनकी नजरें खुद पर टिकाए रखने और उन्हें एक्सपोज करने के लिए किया था। वे गोब्लिन्स चीफ के सामने टिक नहीं पाए, इसलिए उसने भागने की कोशिश की। भागते हुए भी वो चिल्ला रहा था कि उसे पहले एमसी को मारना होगा और फिर उसे मुक्का मारने के लिए वापस लौटा। उसने होली लाइट प्रिजन कास्ट करना शुरू कर दिया। एक चमकता हुआ पिंजरा तुरंत बन गया जिसने उस हीरो गोब्लिन को फंसा लिया। वह फ्रीज हो गया, कंफ्यूज था। यह एक लाइट स्पेल था और गोब्लिन्स लाइट मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। फिर नफरत से भरे हुए उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे और भी शॉक कर दिया। इवेलिया एमसी के पैरों में बैठी थी और उसे मास्टर बुला रही थी। उसने उसकी तारीफ की, यह कहते हुए कि वह एक अच्छी लड़की है और उसकी तरफ आने के बाद वह और भी स्ट्रांग हो गई है। उसने तारीफ के लिए उसे थैंक्स कहा। टाइम बीतता गया। हीरो गोब्लिन लाइट मैजिक की जंजीरों में बंधा लटका हुआ था। एमसी को कमीना कहकर गालियां दे रहा था, जबकि लिंटेन ने उसे एक अच्छा ब्रीडर बनने को कहा। वापस ट्राइब में गोब्लिन चीफ को एक चट्टान
जान से बांध दिया गया था। एमसी ने कहा कि उसे पालतू बनाने में बहुत मेहनत लगी है। उसने अपना चाकू साफ किया और कहा कि उसका काम हो गया। अब वह चीफ कोई खतरा नहीं था। कैप्टन इम्प्रेस था कि उन्होंने एक हीरो गोब्लिन को पकड़ लिया था और सोच रहा था कि लिंटेन ने ये कैसे किया। लिंटेन ने लूला से बात की। उसने उसे बाकी गोब्लिन्स को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का काम संभालने देने को कहा। उसे सिर्फ सुपरवाइज करना था। उसने कहा कि वह कर लेगी। उसने इवेलिया को लूला को सौंप दिया और कहा कि अब वह उसकी केयर में है। लूला मान गई। फिर उसने एल्फ क्वीन को तैयारी करने में मदद करने को कहा क्योंकि वह एक दोस्त से मिलने जा रहा था। उसने पूछा कि क्या वो सच में एक दोस्त है। उसने कहा हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्त। लूला की बातों से ऐसा लग रहा था कि इंसानी फौजें जल्दी ही आ जाएंगी और वे शायद उनका सामना ना कर पाए, इसलिए अब ड्रैगन मदर से मिलने का समय आ गया था। ड्रैगन आइलैंड कम से कम 100 किलोमीटर दूर था और वहां पहुंचने का सबसे तेज तरीका एक ड्रैगन को लालच देकर बुलाना था। एमसी ने समुद्र के किनारे कई मरे हुए बैल छोड़ दिए। हवा में इतने खून की महक के साथ एक ड्रैगन जल्द ही आ जाएगा। वह एक बैल की लाश के अंदर छिप गया, बिल्कुल ल्यूक स्काईवॉकर की तरह जो हॉथ पर खुद को गर्म रख रहा था। ड्रैगन नीचे झपटता है, बैल को अपने पंजों में पकड़ता है और पूरी स्पीड से ड्रैगन आइलैंड की तरफ उड़ जाता है। वहां पहुंचकर वह बैल को एक गड्ढे में गिरा देता है। वे जमीन पर जोर से टकराते हैं। किसी तरह इस फॉल के बाद भी एमसी कीमा नहीं बनता। उसके पीछे से कोई खाने में मिली किसी अजीब चीज के बारे में बात करता है जिससे वह डर जाता है। एक पर्पल ड्रैगन आगे आती है और कहती है कि वह उसे पहचानती है। वह वही गोब्लिन बॉस था जिसने पिछले दिनों ट्राइब ऑफ लाइट पर अटैक किया था। वह उसके इलाके में छुप छुप कर क्यों घूम रहा था? वह एक डील प्रपोज करना चाहता है। ड्रैगन को यह इंटरेस्टिंग लगता है। एक छोटा सा गोब्लिन उसे डील ऑफर कर रहा है और वह अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। फीमेल ड्रैगन कहती है कि अगर यह कुछ अच्छा हुआ तो शायद वह उसे ना खाने का डिसाइड करे। वह उसे बताता है कि वह स्वॉर्ड सेंट से बदला लेना चाहती है, इसलिए वह पिछले दिनों उसे आजाद करने के बदले में एक अलायंस का प्रपोजल रखता है। ड्रैगन इंप्रेस हो जाती है कि कोई इतना कमजोर इंसान स्वॉर्ड सेंट के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। यह चीज उसे क्यूरियस कर देती है। वह उससे लगभग दोगुनी साइज की है। उसके बगल में खड़ी होती है और पूछती है कि वह उस औरत को कैसे हराने का प्लान बना रहा है। वह कहता है कि यह सिंपल है, अपने ड्रैगन्स को बीच बीच में विलेज ऑफ लाइट को परेशान करने के लिए भेजो। वह उनके बारे में पूछती है, गोब्लिन्स क्या करेंगे? मुट्ठी भर छोटे गोब्लिन्स उस पागल औरत को चैलेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं? उसका प्लान क्या है? वह उसकी ठुड्डी के नीचे अपनी उंगली रखती है और कहती है कि स्वॉर्ड सेंट का सीधे सामना करना काम नहीं आएगा। वह कहता है कि उन्हें उसके दिमाग पर अटैक करना होगा। उसकी स्पिरिट को तोड़ना उसे हराने का सबसे अच्छा तरीका है। ड्रैगन मदर हंसती है और कहती है कि वह समझ गई। गोब्लिन्स का इस्तेमाल करके बिना अपने किसी सैनिक को खोए चीजों को तबाह करना बहुत ही परफेक्ट प्लान लग रहा है। प्रोटैगोनिस्ट पूछता है कि क्या उनकी डील पक्की है। वह हाँ कहती है और मानती है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे उसके जैसा चतुर गोब्लिन मिलेगा। जितना ज्यादा वह उसे देखती है उतना ही वह उसे पसंद आने लगता है। वह अपने होंठ चाटती है और पूछती है कि क्या उसे एक छोटा सा रिवॉर्ड देना चाहिए। एमसी फ्रीज हो जाता है यह रियलाइज करते हुए कि फीमेल ड्रैगन्स का मेटिंग सीजन चल रहा है। ड्रैगन मदर को भी रियलाइज होता है कि उसका शरीर उसके लिए बहुत छोटा है। चूंकि ऐसी बात है तो वह उसे पहले कोई और रिवॉर्ड देगी। वह सामने देखती है और पूछती है कि उसे किसे चुनना चाहिए। वापस क्रेजी स्काई ट्राइब में लोडर को ट्राइब के बीचों बीच सूली पर चढ़ाया गया है और उसके आसपास भारी हथियारों से लैस गोब्लिन्स है। वह वहां बहुत लंबे समय से है और गार्ड्स अभी भी उसे बचाने नहीं आए हैं। अगर वो जल्दी नहीं भागा तो वह पागल हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता कि बाहर कैसे निकलना है। उसे याद आता है कि गोब्लिन्स की हाइट ज्यादा नहीं होती। अगर वह किसी ऊंची जगह तक पहुंच सके तो शायद उसे कोई चांस मिल जाए। तभी वह कुछ ऐसा देखता है जिससे वह डर जाता है। एक ड्रैगन, एक उड़ने वाला ड्रैगन। वह गोब्लिन्स पर चिल्लाता है कि वे उसे जल्दी जाने दें क्योंकि वह ड्रैगन की सांस से जलना नहीं चाहता। गोब्लिन्स भी पैनिक करने लगते हैं। एक एल्फ पूछती है कि यह यहाँ कैसे आया और दूसरी कहती है कि इसकी पीठ पर कोई है। ड्रैगन उन सबके सामने उतरता है। उसके ऊपर और कोई नहीं बल्कि प्रोटैगोनिस्ट बैठा है। वह नीचे उतरता है, अपना हुड हटाता है और कहता है कि वह वापस आ गया है। गोब्लिन्स हैरान होकर घूरते हैं। वह ड्रैगन को वहीं आराम करने और वहां से ना जाने के लिए कहता है। गोब्लिन्स खुशी से चिल्लाने लगते हैं कि लिंटन बहुत ही इनक्रेडिबल है। वे बहुत खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं। लोडर शॉक में है। क्या वह सच में एक गोब्लिन है? वह प्रार्थना करता है कि नाइट्स का ऑर्डर उसे जल्दी बचाने आए। सिटी ऑफ लाइट में कई नाइट सिटी सेंटर की तरफ आते हैं। वे स्वॉर्ड सेंट के सामने झुकते हैं, लेकिन वो कहती है कि टाइम खत्म हो रहा है और उन्हें फॉर्मेलिटीज की फिक्र नहीं करनी चाहिए। अब जल्द से जल्द एक रेस्क्यू प्लान बनाने का टाइम आ गया है। सिस्टम एमसी को वार्न करता है
कि वह एक नई स्टोरी लाइन में एंटर कर रहा है और उसके पास 3 ऑप्शंस हैं। मॉन्स्टर्स को मारते रहो और गोब्लिन्स पैदा करो या फिर 1 महीने आगे बढ़ जाओ, फास्ट फॉरवर्ड। उसे रियलाइज होता है कि तीसरे ऑप्शन का मतलब है कि स्वॉर्ड सेंट उस दौरान उस पर अटैक नहीं करेगी, इसलिए वह इसे चुनता है। उसे 20 पॉइंट्स मिलेंगे। सिस्टम टाइम को स्पीड अप करना शुरू कर देता है और कहता है कि करप्टेड फॉरेस्ट से अब उसे कोई एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिल रहे थे। उसे 20 पॉइंट्स मिल चुके थे और रिवॉर्ड उसके लाइफ स्कोर का 20 गुना था। टाइम 1 महीने आगे जंप कर गया। प्रोटैगोनिस्ट उठा और सिस्टम ने उसे इन्फॉर्म किया कि टाइम स्किप खत्म हो गया है। वह बेड से बाहर निकला, अभी भी यही सोच रहा था कि इस तरह टाइम का बीत जाना कितना अजीब लग रहा था। सिस्टम ने उसे लेवल 50 तक पहुंचने और टोटल 1000 का स्कोर हासिल करने के लिए कांग्रेचुलेट किया। उसके स्टेक्स काफी बढ़ गए थे, लेकिन उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी थी। लूला चिल्लाते हुए उसके कमरे में आई कि सभी न्यूबॉर्न गोब्लिन जिंदा नहीं बच पाए। इस बात ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। वह गोब्लिन औरत के साथ बाहर भागा। एल्व्स उन बच्चों को पकड़े हुए थी जो पहले ही मर चुके थे और उनकी लाशों पर रो रही थी। प्रोटैगोनिस्ट ने पूछा कि ये कैसे हुआ। उसने एक एल्फ को पकड़ा और पूछा कि क्या कुछ हुआ था। उसने कहा कि उसे नहीं पता कि क्या गड़बड़ हुई। सिर्फ 3 न्यूबॉर्न्स बचे थे और वे बहुत ज्यादा कमजोर थे। लोडर हंसने लगा। गोब्लिन्स को ब्रेनलेस इडियट्स कहने लगा कि उन्हें लगा कि वे एक पावरफुल जनरेशन पैदा कर सकते हैं। प्रोटैगोनिस्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे उसे पता है कि न्यूबॉर्न्स क्यों मारे गए। लोडर ने कहा कि गोब्लिन का लेवल जितना हाई होता है, पप्स के जिंदा रहने के चांसेस उतने ही कम होते हैं। वह सिर्फ एक रिप्रोडक्शन स्किल के दम पर दुनिया पर राज नहीं कर सकता। एमसी ने लोडर को उस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए फिर से थैंक्स कहा, भले ही यह बहुत देर से मिली हो। वह पीछे मुड़ा और गोब्लिन्स से कहा कि वह पूरी तरह से उनका है, लेकिन उन्हें उसका काम बहुत जल्दी तमाम नहीं करना चाहिए। लोडर चिल्लाया कि वो क्रूएल है, कि वह एक बदला लेने वाली स्पिरिट बन जाएगा और उसे कभी माफ नहीं करेगा। एमसी ने सोचा कि हीरोज की एक नई जनरेशन पैदा करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन उन्हें स्वॉर्ड सेंट से लड़ने के लिए उनकी जरूरत थी। उनके बिना यह बहुत मुश्किल होगा। वह सोचने लगा कि वह गोब्लिन्स को जल्दी से इवॉल्व कैसे कर सकता है। ठीक उसी वक्त ड्रैगन उसके पीछे उतरी। वह एक बिल्ली की तरह एमसी के पास आई और अपना सिर उससे रगड़ने लगी और वह सोचने लगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। ड्रैगन हीट में होने के दौरान ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट में एंटर कर रही थी। यह सिचुएशन उसके लिए स्पेशल थी, तो उसने ट्रांसफॉर्म होना खत्म कर लिया। तो यह थी वह स्पेशल सिचुएशन, वह गिफ्ट जो मदर ड्रैगन ने उसके लिए छोड़ा था। फीमेल ड्रैगन एमसी के करीब आने लगी और वह नर्वस हो गया। वह उस पर कूद पड़ी और लिंटेन को जमीन पर गिरा दिया। प्यार में पागल हुए चेहरे के साथ वह उसकी गोद में बैठ गई और अपने होठ चाटने लगी। सिस्टम ने वार्न किया कि उसने एक नया अचीवमेंट अनलॉक कर लिया है और इस बार उसके स्टैट्स काफी ज्यादा बढ़ गए। प्रोटैगोनिस्ट उस ग्रोथ सेशन से रिकवर कर रहा था जो उसे ड्रैगन से मिला था। वह पहले ही एक तरह का हीरो बन चुका था। वह सिर्फ उसका खून पीकर भी ग्रो कर सकता था, लेकिन वह उसके साथ वह सब करना चाहती थी। वह फिर से उसके पीछे आ गई, पहले से भी ज्यादा फेयर्स लग रही थी, यह कहते हुए कि उसका मन अभी नहीं भरा है। वह डेस्परेशन में चीखा और उसे बताया कि उसके पास वापस आने से पहले उसे और भी काम करने हैं। उसे गोब्लिन्स को अपना खून देना था और फिर वह वापस आ सकती थी। उसने बहुत खूंखार तरीके से गोब्लिन्स पर चार्ज किया। वे कंफ्यूज हो गए और पैनिक करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटने वाली है। रात हो गई। गोब्लिन्स कैंपफायर के चारों ओर इकट्ठा हो गए। ड्रैगन का खून पीने के बाद वे काफी इवॉल्व हो चुके थे, लेकिन वे अभी और भी इवॉल्व हो सकते थे। प्रोटैगोनिस्ट ड्रैगन के पंजों के पास एक तरफ बैठा था जबकि वह सो रही थी। वह अपने हाथों को घूर रहा था। ड्रैगन की पावर देखकर हैरान था। सिर्फ वह ही नहीं, बाकी सारे गोब्लिन भी हीरो क्लास में इवॉल्व हो चुके थे। फिर भी उनकी ओवरऑल पावर उसकी उम्मीद से थोड़ी कम थी। अब कुछ गियर हासिल करने का समय आ गया था। उसने सिस्टम से शॉप ओपन करने को कहा। जब वह आइटम्स देख रहा था तो उसने सोचा कि हीरो ट्राइब का लीडर होने के नाते उसे अपनी अथॉरिटी बनाए रखने के लिए स्ट्रांग होना ही होगा। सिस्टम ने दिखाया कि उसके पास खर्च करने के लिए 180 पॉइंट्स थे, जो एडवांस प्रैक्टिकल इक्विपमेंट के लिए काफी थे। उसकी नजर एक एलिमेंटल क्रॉसबो पर पड़ी जो एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करता था और एलिमेंटल एरोज फायर कर सकता था। यह छोटा था, लॉन्ग रेंज अटैक्स के लिए एकदम परफेक्ट। उसने अनआर्म्ड डिफेंस नाम की एक स्किल भी देखी जो उसे निहत्थे होने पर वेपन से होने वाले 3 अटैक्स को पैरी करने की पावर दे दी थी। इसकी कीमत 80 पॉइंट्स थी। यह स्किल बहुत पावरफुल थी, ऐसी जो स्वॉर्ड सेंट के साथ होने वाले शोडाउन में उसकी जान बचा सकती थी। उसने दोनों खरीदने का डिसाइड किया। सिस्टम ने कहा कि एक्सचेंज सक्सेसफुली पूरा हो गया है और आइटम और स्किल दोनों उसकी इन्वेंट्री में आ गए हैं। वह इन्हें तुरंत किसी पर टेस्ट करना चाहता था। तभी उसने लोडर को देखा और उसे आवाज लगाई। लोडर बहुत डेस्परेट लग रहा था, पहले ही इमेजिन कर रहा था कि यह सब किस बारे में है। प्रोटैगोनिस्ट ने उससे कहा कि वह इसके लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है। लोडर ने पूछा कि वह अब क्या करने वाला है और बस इसी तरह वह पहला इंसान बन गया जिसने एक्सपीरियंस किया कि हीरोइक स्पीशीज का लिंटेन कितना पावरफुल हो चुका है। मैजिक फॉरेस्ट में किसी इंसान, एक ह्यूमन विच, ने मदद के लिए चीख मारी, जबकि उसकी साथी ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसे इन छोटे मोटे क्रिएचर्स में
कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह इसके बजाय स्वॉर्डसैंग के साथ ड्रैगन्स का शिकार करना पसंद करेगी। एक तीसरे एडवेंचरर ने कहा कि मदर ऑफ ड्रैगन्स वैसे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और यह काम बहुत आसान है। उसने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि उन्हें ब्योरी कमाने का वह चांस वेस्ट नहीं करना चाहिए जो लोडर ने उन्हें दिया है। उस विच ने आगे कुछ नोटिस किया और बाकी लोगों को वार्न किया। वे सब बैटन के लिए तैयार हो गए। आय की एक बहुत बड़ी मकड़ी उनके सामने आकर गिरी और लड़ाई शुरू हो गई। भले ही वह छोटी विच मकड़ियों से बहुत डरती थी, आर्चर ने सीधा उस मॉन्स्टर के सिर पर एक परफेक्ट शॉट मारा और कंधे उचका दिए। यह बस एक लेवल 3 का कीड़ा था। इसका इतना बड़ा इश्यू बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। वॉरियर ने उन्हें रुकने के लिए कहा। कुछ और आ रहा था। एक बहुत बड़ा गोब्लिन उनकी तरफ दौड़ा, एक हीरोइक स्पीशीज वाला। वे फुसफुसाए कि वह लीडर लग रहा है। उसे ढूंढना सच में काफी आसान था। उन्होंने अपने हथियार कसकर पकड़ लिए, पहले से ही अपनी जल्दी मिलने वाली जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। जाहिर है इसका सारा क्रेडिट उन्हें ही मिलने वाला था। वॉरियर ने चार्ज करने का ऑर्डर दिया और दूसरों को उसे कवर करने के लिए कहा, जबकि उस मॉन्स्टर ने एक जोरदार वॉर रोड लगाई। एक नाइट ने कैप्टन से रुकने के लिए कहा, उसे वो उसके लिए छोड़ दे। उन्होंने रास्ते में कई गोब्लिन्स को मारा था, लेकिन यह उसकी पहली हीरोइक स्पीशीज की शिकार होने वाली थी। कैप्टन मान गया और उसे जल्दी खत्म करने के लिए कहा। नाइट ने उसे देखने के लिए कहा। उसने अपना भाला सीधा किया। उसने एक ही बार में गोब्लिन को गिरा दिया, स्टोन स्पीयर। उसने अपना वेपन सीधा गोब्लिन की छाती पर फेंका, सबसे बड़े टारगेट पर निशाना साधते हुए, और चिल्लाया कि वह मर जाए। फिर हर कोई फ्रीज हो गया। गोब्लिन ने उस भाले को ऐसे पकड़ लिया जैसे वो कुछ भी नहीं था और उन्हें घूरने लगा। भाला शील्ड के ठीक बीच में आकर टकराया और ब्लास्ट हो गया। उस धमाके ने उन्हें हिला कर रख दिया। शील्ड बीच से पूरी तरह आर पार हो चुकी थी। वे हैरान खड़े थे। वह सिर्फ ब्रूट फोर्स से ही लगभग चूर चूर हो गई थी। अगर यह कोई फिजिकल टाइप था तो उन्हें दूरी बनाए रखने की जरूरत थी। आर्चर ने अपना शॉट सेट किया। एक तीर ही काफी था, उसका निशाना नहीं झुका। कम से कम उसने तो यही सोचा था। एक हाथ सीधा उसके पेट के आर पार हो गया। उसने डेस्परेशन में पीछे मुड़कर देखा और एक और गोब्लिन को अपने पीछे हंसते हुए पाया, एक असेसिंग गोब्लिन। आर्चर जमीन पर गिर पड़ी। स्वॉर्ड्समैन चिल्लाया कि वे अपनी फॉर्मेशन बनाए रखें और आर्चर को बीच में घेर ले। अब विच चिल्लाई कि कैप्टन वहां देखे जहां वो इशारा कर रही थी। वो मुड़ा। अलग अलग साइज और क्लास के गोब्लिन्स हर तरफ से करीब आ रहे थे। जंगल में कोई फिर से मदद के लिए चिल्लाया। बस इस बार ये मॉन्स्टर्स को फंसाने का कोई चारा नहीं था। इस बार वे सच में मदद के लिए पुकार रहे थे। गोब्लिन्स ने सेलिब्रेट किया। इंसान अब उनके थे। लूट ट्राइब की थी। चीफ ने इंसानों को पकड़ने का ऑर्डर दिया था, लेकिन एक भाग गया था और वह किसी भी चीज का हकदार नहीं था। 4 बाहों वाले गोब्लिन ने पलटकर रोर किया। उन्होंने पहले ही इतने सारे इंसान मार दिए थे। वे इतने स्ट्रांग थे कि खुद डिसाइड कर सकें कि लूट का क्या करना है। गोब्लिन बगावत करने लगा, चिल्लाते हुए कि वे सबसे स्ट्रांग है और ट्राइब को उनका हुक्म मानना चाहिए। उनमें से एक ने कहा कि बिग ब्रदर यहाँ सबसे स्ट्रांग है, इसलिए वे उसकी बात मानेंगे। उसने एक तलवार में अपना रिफ्लेक्शन देखा और डिसाइड किया कि वे पहले लूट को ट्राइब में वापस ले जाएंगे। वापस ट्राइब में यह खबर फैल गई कि हीरोज वापस आ गए हैं। उन्होंने कई इंसानों को पकड़ लिया था। इनक्रेडिबल। उनके लीडर का नाम गोबुतियोन था। प्रोटागोनिस्ट शांति से बैठा था। उसके बगल में एक एल्फ जो साफ तौर पर नर्वस दिख रही थी। उसने पूछा कि क्या वह अभी भी उन्हें कंट्रोल कर सकता है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं। उस इंसान के पास वो इन्फॉर्मेशन थी जो उसे चाहिए थी। गोब्लिन ने उसे नीचे देखा, उसके साइज का मजाक उड़ाया और एक भद्दी सी स्माइल दी। अगर लिंटेन को वो इंसान चाहिए तो उसे अपनी औरतों में से एक का सौदा करना होगा। औरतें झिझकी, शौक में और डरी हुई। लिंटेन ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। एमसी ऊपर देखता है। उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही है और पूछता है कि क्या उसे समझ भी आ रहा है कि वह क्या कह रहा है। एमसी उनका लीडर है। 4 बाहों वाला पीछे मुड़ता है, लाल बालों वाले गोब्लिन की तरफ इशारा करता है और उसे गो कुआंग बुलाता है। वह कहता है कि कुआंग एमसी से ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए वे उसे फॉलो करेंगे। एमसी उन दोनों गोब्लिन्स को देखता है और पूछता है कि क्या इस बगावत के पीछे गो कुआंग का हाथ है। वह कहता है कि अगर वह लाल बालों वाला उस 4 बाहों वाले को हरा दे तो वह उसे माफ कर देगा। 4 बाहों वाला जोर से हंस पड़ता है, कहता है कि कुआंग कभी एमसी का हुक्म नहीं मानेगा। कुआंग नया बॉस है और वे एमसी को मार डालेंगे और ट्राइब पर राज करेंगे। अचानक एक हाथ 4 बाहों वाले के सिर को कसकर पकड़ लेता है। वह घबरा जाता है। जब उसे रियलाइज होता है कि क्या हो रहा है तो गो कुआंग ही वह इंसान है जिसने उसे पकड़ा हुआ है। वह बोलने ही वाला होता है कि तभी खून का फव्वारा हर तरफ छूट पड़ता है। प्रोटागोनिस्ट और एल्फ दोनों हैरान होकर घूरते हैं। 4 बाहों वाला जमीन पर पसरा पड़ा है और बाकी गोब्लिन्स डर के मारे पीछे हट जाते हैं। लाल बालों वाला एमसी को लीडर बुलाता है और कहता है कि जब से वह इवॉल्व हुआ है उसे बहुत कुछ समझ आने लगा है। वह उन मगरूर बेवकूफों की तरह नहीं है। वह एमसी की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन उसे ब्रूट स्ट्रेंथ पर भी भरोसा है। वह एमसी को फादर बुलाता है और कहता है कि उसने नया लीडर बनने के लिए पिछले चीफ को हराया था, तो अब वह भी
भी यह ट्राई करना चाहता है। वह लेवल 50 पर है, उसके स्टैट्स बेतुके हैं और उसका टोटल स्कोर 1200 है। एमसी मुस्कुराता है, वह समझ गया इस बच्चे में 1200 की पावर के साथ उसे चैलेंज करने की हिम्मत है। लिंटन एक फायरी ऑरा छोड़ता है और कहता है कि कुआंग की ग्रोथ इंप्रेसिव है। बाकी गोबलिन्स कोबू कुआंग के लिए चीयर करने लगते हैं, चिल्लाते हैं कि वह एमसी को खत्म कर दे और नया बॉस बन जाए ताकि वे औरतों को भी ले सकें। प्रोटागोनिस्ट अपनी आंखें बंद करता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे गोबलिन्स गोबू कुआंग को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शुरू करने से पहले वह कुछ कंफर्म करना चाहता है। वह एक फायरबॉल बनाता है और कहता है कि अगर हीरोइक स्पीशीज वाले गोबलिन्स एमसी को फॉलो करना जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें अभी उसके पास आ जाना चाहिए, वरना उनका सफाया कर दिया जाएगा। कैप्टन को लगता है कि एमसी कोई प्रिस्ट है और वह इम्प्रेस हो जाता है। वह सोचता है कि शायद वह इस अंदरूनी लड़ाई के बीच से भाग सकता है। वह यहाँ उनसे लड़ तो बिल्कुल नहीं सकता। एक बार जब मौजूदा लीडर मर जाएगा तो वह भागने का रास्ता ढूंढ सकता है। कई गोबलिन्स एमसी की तरफ चले जाते हैं। कुआंग ने एमसी के ठीक सामने अपनी चॉइस बना ली है, उसे एब्सोल्यूट पावर चाहिए। वह अपनी तलवार निकालता है, वह सीधा एमसी पर चार्ज करता है, लेकिन एमसी पीछे हटता है और वार को डॉज कर लेता है। कैप्टन पीला पड़ जाता है। लाल बालों वाला अब उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जब उसने उसे जंगल में पकड़ा था। एमसी गोबू कुआंग की स्किल की तारीफ करता है और अपनी तलवार उसके सामने उठाता है। तलवार एक पावरफुल लपट के साथ चमक उठती है और वह गोबू कुआंग से अगला वार सहने के लिए कहता है। लाल बालों वाला पैनिक करने लगता है। उसने पहले कभी ऐसा वेपन नहीं देखा था और यह इंसेनली फास्ट है। वह जानता है कि वह इसे डॉज नहीं कर सकता, इसलिए वह सीधे इसका सामना करता है और फायरबॉल को बीच से काट देता है। प्रोटागोनिस्ट ये नोटिस करता है और रियलाइज करता है कि ये गोबलिन सच में टफ है। गोबू कुआंग दहाड़ते हुए अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है। वो एमसी के साइज से दोगुने से भी ज्यादा बड़ा है। प्रोटागोनिस्ट एक सार्कास्टिक हंसी हंसता है। कुआंग का वार इतनी जोर से जमीन पर टकराता है कि धमाका हो जाता है। दोनों इंसान डरे हुए हैं। प्रोटागोनिस्ट की तरफ से देख रहे गोबलिन्स टेंस हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इसका एंड क्या होगा। गोबू कुआंग हॉरर में घुटता है। एमसी ने एक हाथ से उसकी तलवार रोक ली। लिंटन फिर से उसकी ताकत की तारीफ करता है, लेकिन कहता है कि ये काफी नहीं है। उसने अनआर्म्ड डिफेंस स्किल का यूज किया, फिर अपना क्रॉसबो निकाल लेता है। दाबू कुआंग की आंखें फटी रह जाती है जब वह ठीक अपनी तरफ ताने हुए क्रॉसबो की पावर को घूरता है। आखिर में बस एक चीख सुनाई देती है। एमसी पूछता है कि क्या वह इसे जारी रखना चाहता है। कुआंग कहता है अब और नहीं। वह एमसी के सामने घुटनों के बल गिर पड़ता है। उसका चेहरा खून से सना हुआ है। लिंटन अभी भी गो कुआंग की हिम्मत से इम्प्रेस है। बाकी गोबलिन्स अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं, कसम खाते हैं कि वे दोबारा कभी उसकी नाफरमानी नहीं करेंगे। वे एमसी की पावर के सामने घुटने टेकते हैं और कांपने लगते हैं। वह उन्हें यूजलेस कार कहता है। वे माफी की भीख मांगते हैं और हमेशा उसे फॉलो करने की कसम खाते हैं। वह गोवांग को खड़े होने के लिए कहता है और उस पर एक हीलिंग स्किल यूज की जाती है। इवेलिया ही उसे हील कर रही है और लिंटेन कहता है कि उसमें गट्स हैं। जब तक लाल बालों वाला एमसी की खिदमत करता रहेगा, एमसी उसे नहीं मारेगा। बेशक वह बाकी गद्दारों को माफ नहीं करने वाला था, इसलिए वह गोवांग से कहता है कि वह उन्हें वहीं कुचल दे। लाल बालों वाला उसकी जान बख्शने के लिए एमसी को थैंक्स कहता है और कहता है कि वह अभी गद्दारों से निपट लेगा। डेस्परेट गोबलिन्स लगातार माफी की भीख मांग रहे हैं, लेकिन गोवांग उन्हें आसानी से कुचल देता है। लिंडेन बाकी गोबलिन्स को चिल्लाकर गद्दारों को डिवोर करने और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कहता है और जो गोबलिन्स लॉयल रहे वे एमसी की जीत को सेलिब्रेट करते हैं। हैरान कैप्टन पूछता है कि लोडर किस तरह की मुसीबत में फंस गया है। यह कोई रैंडम मॉन्स्टर नहीं था, यह उससे कहीं ज्यादा बुरा था। एमसी लोडर के क्रॉस के पास आता है और माफी मांगते हुए कहता है कि यह वो शो नहीं था जिसकी वे उम्मीद कर रहे थे। क्या लोडर को सच में लगा था कि वे यूजलेस इडियट्स उसे बचाने वाले हैं? वह लोडर को नाइव कहता है। लोडर दांत पीसता है और कहता है कि यह उस यूजलेस स्वॉर्डसैंड की गलती है, वो जो सिर्फ शहर में एक कायर की तरह छिपना जानती है। फिर वह हंसने लगता है, चिल्लाता है कि वहाँ हर कोई यूजलेस था। जो बात मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है वह यह है कि इतने डेस्परेशन के बावजूद वह अभी तक पूरी तरह से पागल नहीं हुआ है। कैप्टन मानता है कि उसने एमसी को अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन उसे कहता है कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना हो। मदर ऑफ ड्रैगन्स को हराते ही स्वॉर्डसैंड वहां आ जाएगी। प्रोटागोनिस्ट कैप्टन के सामने उकड़ू बैठता है और पूछता है कि क्या उसे सच में लगा था कि ड्रैगन्स अपने आप शहर पर अटैक करेंगे। उसके लिए चीजें बहुत अच्छी चल रही थी। कैप्टन हंसता है और पूछता है कि क्या इसका मतलब यह है कि स्क्वाड में हर कोई और सिटी ऑफ लाइट उसके हाथों खेले जा रहे थे। वह एक जल्दी मौत मांगता है क्योंकि उसने पहले ही वो सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी जो एमसी को चाहिए थी। वह लोडर की तरह बनने से मरना ज्यादा पसंद करेगा, इसलिए वह एमसी से उसे यह ग्रांट करने के लिए कहता है, जबकि लिंटन शांति से उसे घूर रहा है। एमसी कहता है कि वह उसकी रिक्वेस्ट ग्रांट कर देगा। कोई चिल्लाता है स्वॉर्डसैंड स्वॉर्डसैंड और वह चौंक कर उठ जाती है। बेड पर उठकर बैठते हुए वह पूछती है कि इतनी जल्दी क्या है? ड्रैगन्स को हरा दिया गया था, क्या नाइट्स वापस आ गए? नाइट कहता है हाँ, लेकिन हकलाने लगता है। वह उसे हकलाना बंद करने और बताने के लिए कहती है। वह कहता
कहता है कि स्क्वाड से सिर्फ एक इंसान वापस आया है, बाकी सब मारे गए। स्वॉर्ड सेंट शॉक में उछल पड़ती है, अभी भी लॉन्जरी में है और मुझे ये मानना पड़ेगा कि यह नजारा देखने में बहुत ही अच्छा था। अब पूरी तरह से अपने आर्मर में तैयार, वह सर्वाइवर को देखने के लिए इन्फर्मरी की तरफ जाती है। वह अभी भी बहुत बुरी हालत में है। वह पूछती है कि उसे चोट कैसे लगी और बाकी नाइट्स का क्या हुआ। एडवेंचरर बताता है कि उनका सामना हीरोइक ब्लडलाइन के गोब्लिन्स के एक ग्रुप से हुआ और वह उससे भीख मांगता है कि वह जल्द से जल्द जाकर उसके साथियों को बचाए। लगभग बेहोश होते हुए वह उसे केयरफुल रहने के लिए वार्न करता है क्योंकि वे गोब्लिन्स एबनॉर्मल हैं। फिर वह फाइनली बोलना बंद कर देता है। हीलर चिल्लाता है कि वो डटा रहे और कोई कहता है कि यह सिर्फ गोब्लिन्स का कोई झुंड नहीं हो सकता। एक नाइट गुस्से में कहता है कि उसे ब्लड लाइन्स की कोई परवाह नहीं है, उन नीच कीड़ों की तरह उनका भी सफाया कर दिया जाएगा। स्वॉर्ड सेंट उसे रुकने के लिए कहती है। ड्रैगन्स के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वे किसी भी वक्त अटैक कर सकते हैं और वह अकेले उन सबको नहीं रोक सकती। वह आधी सेना को बाहर भेजने और सिटी ऑफ लाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए रीइंफोर्समेंट्स मंगाने का ऑर्डर देती है। सही समय आने पर वह खुद गोब्लिन्स और ड्रैगन मदर का सफाया कर देगी। एक नाइट प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता है और एक मेज पूछता है कि क्या उनके जिंदा वापस आने का कोई चांस है। तभी कोई बीच में आता है, उनकी बहस को काटते हुए कहता है कि उसे रीइंफोर्समेंट्स भेजने की कोई जरूरत नहीं है, घमंड की वजह से ही हार मिलती है और इसीलिए ऑर्डर ऑफ द सिल्वर ब्लेड तबाह हो गया। यह कासिमोव है, ऑर्डर ऑफ द डेथ नाइट्स का कैप्टन। वह उससे कहता है कि गोब्लिन्स को रेस्क्यू करने और उनका शिकार करने का काम उस पर छोड़ दे। स्वॉर्ड सेंट कहती है कि एक पूरा स्क्वाड हार गया। क्या उसे सच में लगता है कि वह अकेले यह कर सकता है? वह कहता है कि उसने एक बार अकेले 4 टाइटन वॉरियर्स का सामना किया था और जिंदा बच गया था, और भले ही वे गोब्लिन्स हीरोइक ब्लड लाइन के हों, वे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिर वह अपना मास्क उतारता है जिससे आधा जला हुआ चेहरा और एक बड़ा सा निशान दिखाई देता है और कहता है कि उन्हें बस गुड न्यूज का इंतजार करना है। वापस गांव में एमसी सिस्टम से फिर से लाइव सिमुलेशन शुरू करने को कहता है। सिस्टम उसे स्वॉर्ड सेंट के कासिमोव को गांव पर अटैक करने के ऑर्डर्स के बारे में बताता है और यह भी कि अगर एमसी जीत भी गया तो यह उसके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। एमसी सोचता है कि क्या कासिमोव सच में इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग कि वह गांव को भारी नुकसान पहुंचा सके। सिस्टम उसे 3 मिशन ऑप्शंस देता है, गांव बदल लो, अटैक के लिए तैयार हो जाओ या कासिमोव को पहले ही पकड़ लो। वह आखिरी ऑप्शन चुनता है और उसे कासिमोव से लड़ने का मिशन मिलता है। रिवॉर्ड 20 पॉइंट्स है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एमसी को यह जानना होगा कि कासिमोव कौन है। गांव के बीचों बीच एक जोरदार हंसी गूंजती है। लोडर कासिमोव के आने का जश्न मना रहा है, कह रहा है गोब्लिन्स उसके सामने टिक नहीं पाएंगे, उनका वक्त आ गया है। उस बंदे ने पहले ही कई टाइटन वॉरियर्स को हरा दिया है। एमसी पीछे मुड़कर देखता है और कहता है लोडर को उस आदमी पर बहुत भरोसा है। एमसी पूछता है कि टाइटन वॉरियर्स क्या होते हैं। लोडर बताता है कि वे पावरफुल फाइटर्स हैं जिन्हें दुश्मन किंगडम ने टाइटन जीन्स के साथ बनाया है, जो मॉन्स्टर्स को अपने नंगे हाथों से चीरने की ताकत रखते हैं। अब सबका काम तमाम होने वाला है। लोडर जिद करता है, हंसते हुए उनका मजाक उड़ाता है। एमसी कहता है कि कासिमोव के पास कुछ चालें हो सकती हैं, लेकिन लोडर लगातार चिल्ला रहा है कि वे सब चीर दिए जाएंगे और उनकी जिंदा खाल उधेड़ ली जाएगी। लिंटन को लगता है कि सावधान रहना बेहतर है, शायद उसे कासिमोव की एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए पहले किसी को भेजना चाहिए। जंगल में कासिमोव घोड़े पर सवार होकर एडवेंचरर्स और गोब्लिन्स के छोड़े गए निशानों का पीछा कर रहा है। जंगल खाली है, जो थोड़ा अजीब लग रहा है। उसे सिल्वर स्क्वाड के अवशेष मिलते हैं और वह उन्हें यूजलेस इडियट्स कहता है। उनकी महक बहुत तेज और नशीली है और यह उसे एक्साइट कर रही है। शायद इस बार उसे अपनी मर्जी से सब कुछ तबाह करने में मजा आएगा। उसे अपने पीछे मदद के लिए चीखें सुनाई देती हैं और वह मुड़कर यह पता लगाने की कोशिश करता है कि आवाज कहां से आ रही है। वो अपने घोड़े को उस आवाज की तरफ दौड़ाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो एक ब्लॉन्ड औरत जमीन पर घुटनों के बल बैठी है, पूरी तरह नेकेड है और कांप रही है। वह पूछता है कि वह कौन है, लेकिन वह तुरंत कोई जवाब नहीं देती। वह पीछे मुड़ती है और कासिमोव उसका चेहरा पहचान लेता है। वह उसका नाम पुकारती है। करीब आते हुए वह पूछता है कि क्या लोडर अभी भी जिंदा है। रोते हुए वह कहती है कि वह गोब्लिन से बच निकली, लेकिन लोडर अब उनके साथ नहीं है। कासिमोव उससे गोब्लिन ट्राइब का रास्ता बताने को कहता है। वह कहती है कि ये ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वे सच में बहुत डरावने हैं और कासिमोव को शक होने लगता है। वह ट्राइब की तरफ घोड़ा दौड़ाता है। इवेलिया चीख कर उसे वहां से बाहर निकालने के लिए कहती है, लेकिन वह पहले ही बहुत दूर जा चुका है, चिल्लाते हुए कि वह खुद अपना रास्ता निकाल दे। उसका अभी भी एक मिशन है। कासिमोव की क्लास उसे अकेले काम करने पर एक एट्रीब्यूट बोनस देती है और दुश्मनों को मारने पर एक और। कोई उसके रास्ते में आने वाला नहीं है, उसे बस उन पर घात लगाकर हमला करना है और बोनस इकट्ठा करने हैं। आगे बढ़ते हुए वह घोड़े को एक रस्सी के ऊपर से दौड़ाता है और एक ट्रैप ट्रिगर कर देता है।
है। उसका घोड़ा जमीन पर गिरता है और वह हवा में उछल जाता है। कासिमोव फ्लिप मारता है और बिना किसी चोट के लैंड करता है। वह उस अटैक की तरफ पीछे मुड़कर देखता है और जो उस पर हमला कर रहा है वह इवेलिया है। वह डिमांड करता है कि उसे बताया जाए कि वह अभी तक वहां से गई क्यों नहीं। इवेलिया अपने स्टाफ उठाती है और होली लाइट क्रिटिकल स्ट्राइक कास्ट करती है जो सीधे कासिमोव को लगती है। वह चिल्लाता है, पूछता है कि उसे क्या लग रहा है कि वह क्या कर रही है। वह कहती है कि मास्टर ने उसे हराने का ऑर्डर दिया है। वह फिर से सेक्रेड इम्पैक्ट कास्ट करती है और एक बार फिर उसे जोर से हिट करती है। इवेलिया के सामने पर्पल धुआं फैल जाता है। कासिमोव सोल डिवोर कास्ट करता है। वह उसे बालों से पकड़ता है और पूछता है कि उस पर कौन सा स्पेल किया गया है जो उसने उस पर अटैक करने की हिम्मत की, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती। वह उसके कंधे को चाटता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो वह उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। उसे सिर्फ मॉन्स्टर्स को मारना पसंद नहीं है, उसे उसकी खाल उधेड़ने में भी मजा आएगा। वह अपनी तलवार इवेलिया की गर्दन पर रखता है और कहता है बोनस इकट्ठा करने का यह एक अच्छा मौका है। एक आवाज कहती है कि उन्हें समझ आ गया कि उसने अकेले जाने और उनका सफाया करने की हिम्मत क्यों की। एमसी कासिमोव की तलवार हाथ में लिए उसके पीछे खड़ा है। कह रहा है कि कासिमोव के क्लास स्टैट्स और गियर काफी मेस्ड अप हैं। उसकी तलवार में मॉर्टल हार्वेस्ट नाम की पावर है जो क्रिटिकल डैमेज को 90% बढ़ा देती है। अगर कासिमोव कोई स्नीक अटैक करता है तो यह एमसी के लिए बहुत बुरा हो सकता है। कासिमोव शॉक में है। एक लो लेवल गोब्लिन ने पलक झपकते ही उसकी तलवार कैसे चुरा ली। इवेलिया एमसी की तरफ दौड़ती है, उसे मास्टर बुलाती है। कासिमोव चिल्लाता है कि उसने खुद को गंदे गोब्लिन्स की गुलाम बनने तक गिरा लिया है। एमसी उसका सिर थपथपाता है और कहता है कि वह एक बेहतरीन सर्वेंट रही है। वह कासिमोव से कहता है कि वह डिसअपॉइंटेड है। उसे लगा था कि कासिमोव बहुत फॉर्मिडेबल होगा, लेकिन वह तो बस एक साइको है जिसे मारना पसंद है। कासिमोव कहता है कि भले ही उसे ऐसा न लगे, लेकिन अगर उसे पता चल गया कि उसने उसके स्टैट्स के बारे में कैसे पता लगाया तो वह उस जैसे गंदे गोब्लिन से आसानी से निपट लेगा। तलवार या पैसिव स्किल्स के बिना भी वह प्रोटागोनिस्ट को नर्क भेजने के लिए पूरी तरह से कैपेबल था। कासिमोव एक डैगर निकालता है और प्रोटागोनिस्ट की तरफ दौड़ता है जो डॉज करने की जहमत भी नहीं उठाता। अगले ही पल प्रोटागोनिस्ट और इवेलिया के पीछे दो गोब्लिन्स दिखाई देते हैं जो पूरी तरह से हथियारों से लैस हैं। प्रोटागोनिस्ट मुस्कुराता है और कहता है कि आज वे देखेंगे कि पहले नर्क कौन जाता है। ड्रैगन भी वहां आ जाती है और कासिमोव पर आग उगलती है। वह एक ही बार में पूरी तरह जलकर खाक हो जाता है। उस बंदे ने नर्क जाने का स्पीड रन किया और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस बीच वापस तियन कुआंग ट्राइब में एक क्रिएचर चिल्लाता है कि चीफ वापस आ गए हैं और दूसरा कहता है कि वह अपने साथ शिकार भी लाए हैं। वह बंधे हुए और फटेहाल आदमी के सामने कुछ फेंकता है। वह पूछता है कि क्या यही वो है जिसे ऑल पावरफुल रीपर के नाम से जाना जाता है। कहता है कि यह शर्म की बात है और इतने ओवर कॉन्फिडेंस के बाद उसका नतीजा सिर्फ मौत ही होता है। वह आदमी कहता है कि दूसरा वाला मर चुका है। तलवार के बारे में चिल्लाते हुए वह उसे एक घटिया डायन कहता है और कहता है कि शहर को डिफेंड करने के लिए लोगों को भेजना एक बुरी स्ट्रेटेजी थी। लीडर सोचता है कि अब वह रेयर टाइप गॉब्लिन्स को इवॉल्व करने पर फोकस कर सकता है और यह बॉडी बहुत ही यूजफुल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी। वह गोक्शेन से कहता है कि यह शिकार उसके लिए पहला है और उसे बचे हुए हिस्से दूसरों के साथ बांटने का ऑर्डर देता है। गोब्लिन्स एक्साइटमेंट में भीड़ लगा लेते हैं, अपने चीफ को थैंक्स कहते हैं। वो सोचता है कि उस गोब्लिन को इसलिए चुना गया था क्योंकि उसके रेयर बनने के चांसेस ज्यादा थे। क्रिएचर उस अवशेष को खाना शुरू कर देता है, जबकि चीफ सोचता है कि वह हिपोक्रिटिकल और सैडिस्टिक है और ये उसके लिए परफेक्ट क्वालिटीज हैं। एक फल उठाते हुए वह सोचता है कि होली स्वॉर्ड के लिए उसने पहले ही सिस्टम चेक कर लिया था और वह सिर्फ नाइट्स के 3 स्क्वाड्स को कमांड करती है और सिल्वर ब्लेड पहले ही खत्म हो चुकी है। वह जानता है कि जब कासिमोव की हार की खबर फैलेगी तो यह होली स्वॉर्ड का मोराल पूरी तरह तोड़ देगी और उसे इसे ठीक करने के लिए कोई कदम उठाना होगा। वह डिसाइड करता है कि फ्यूचर का पता लगाने के लिए सिमुलेशन सिस्टम का यूज करने का यह बेस्ट टाइम है, इसलिए वह एमुलेशन सिस्टम को शुरू करने का ऑर्डर देता है। एक्साइटेड होकर वह हंसता है, यह सोचते हुए कि होली स्वॉर्ड सच में एक एम्बिशियस सेंट है, लेकिन इस गेम में आखिर में जीतने वाला वही है। फिर वह वहां से चला जाता है और अपने एक अंडरलिंग को सारे गोब्लिन्स को इकट्ठा करने को कहता है कि कल वह उन्हें कुछ बड़ा करने के लिए लीड करेगा। गोब्लिन्स हुक्म मानते हैं। डिटरमिन्ड होकर गोब्लिन लीडर सोचता है कि अब उन सबका सफाया करने का टाइम आ गया है। कहीं और कोई पूछता है कि उस इंसान का पता कैसे चला। एक जेंटलमैन कहता है कि वह अपने लॉर्ड को रिपोर्ट कर रहा है और वह शहर के बाहर मिला था। एक औरत कहती है कि यह सिर्फ एक दिन की बात थी, जबकि दूसरा नाइट पूछता है कि उन बेवकूफों ने कासिमोव को कैसे मार दिया। औरत कहती है कि वे गोब्लिन्स का सफाया करने में कई बार फेल हुए हैं
और उस ड्रैगन का वहां होना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वह कंक्लूड करती है कि शहर के नागरिकों का इस्तेमाल करके उन्हें एम्बुश में फंसाने में जरूर ड्रैगन्स और गोब्लिन्स के बीच कोई स्कीम चल रही है और कहती है कि उन्हें कुछ करना होगा। वह चिल्लाती है, बैटल रोर स्क्वाड और सभी मेंबर्स को कैपिटल में रीइंफोर्समेंट के लिए जाने का सिग्नल देती है। कुछ समय बाद कई लोग अपनी डेस्टिनेशन की तरफ घोड़े दौड़ा रहे हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि अगर वे इसी तरह कैपिटल की तरफ भागते रहे तो भी 4 दिन लगेंगे। वह पूछता है कि अगर हर कोई चला जाएगा तो शहर के डिफेंस का क्या होगा, और उसे अकेले कैपिटल में रीइंफोर्समेंट के लिए जाने देने को कहता है ताकि वे सेंट और शहर को प्रोटेक्ट कर सके। दूसरी औरत कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा और यह उसका प्लान है, क्योंकि अगर वे गोब्लिन एम्बुश में फंस भी गए तो कम से कम उनमें से कोई एक बचकर उन्हें वॉर्न कर सकता है। वो आगे कहती है कि अगर सेंट की सेना गोब्लिन्स को हरा देती है तो शहर के बाहर का ड्रैगन कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और असली प्रॉब्लम यह है कि वे बिना किसी डिफेंस के इस शहर पर अटैक कर दें। जबकि नाइट्स कहते हैं कि प्लान यही है। वह कहती है कि उसका काम नाइट्स के ऑपरेशन को प्रोटेक्ट करना और शहर में रीइंफोर्समेंट्स भेजना है और उन्हें जल्दी करनी होगी। वह आदमी फाइनली समझता हुआ लगता है। अचानक वह नाइट चौंक कर अपना घोड़ा रोकता है। उनमें से एक आदमी कहता है कि पुल टूट गया है और पूछता है कि वे अब क्या करेंगे। वह लड़की कहती है कि इसे जानबूझकर तोड़ा गया था, इसलिए उन्हें दूसरा रास्ता लेना होगा। लेकिन कैप्टन कहता है कि वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यह उन्हें दूसरा रास्ता लेने पर मजबूर करके एम्बुश में फंसाने का प्लान हो सकता है। चूंकि पुल टूट चुका है, यह जगह सेफ है। वह उन्हें पेड़ काटने और पुल को फिर से बनाने का ऑर्डर देता है ताकि वे रात होने से पहले इसे पार कर सके। जंगल में समय बीतता है। फाइनली पुल फिर से तैयार है। वह कहता है कि टाइम कम है और उन्हें इसे पार करने की जल्दी करनी होगी। वह लड़की कहती है कि यह अजीब है कि अचानक अंधेरा हो गया। नाइट ऊपर देखता है और फ्रीज हो जाता है। यह ठीक नहीं है। पुल के ऊपर एक विशाल ड्रैगन उड़ रहा है। कोई चिल्लाकर उसकी पीठ पर देखने को कहता है कि वहाँ एक गोब्लिन बैठा है। एक और आदमी पैनिक करता है, चिल्लाता है कि गोब्लिन्स और ड्रैगन्स आपस में मिले हुए हैं। गोब्लिन लीडर हंसता है, कहता है कि वे सच में बहुत तेज काम करते हैं और उन्होंने दूसरा रास्ता लेने के बजाय पुल को फिर से बना लिया। क्या उन्हें सच में लगा था कि उन पर एम्बुश नहीं होगा? नाइट पलट कर पूछता है कि क्या उसने ही इसे तोड़ा था, कसम खाते हुए कि वह उसे खुद मारेगा। ड्रैगन सबके ऊपर आग उगलती है, लपटे पुल से टकराती है और नाइट सबको भागने के लिए चिल्लाते हैं। आग तेजी से फैलती है। डरी हुई लड़की कैप्टन से पुल के बारे में बात करती है और उन गोब्लिन्स को कोसती है। नाइट कसम खाता है कि वह लीडर को पकड़ेगा और उसे तड़पा तड़पा कर मारेगा। गोब्लिन लीडर अपना सिर झुकाता है। क्या बस इतना ही? वह कहता है कि वह देखना चाहता है कि क्या वे उसके गोब्लिन्स और आने वाली मदर ऑफ ड्रैगन्स को हरा सकते हैं। कोई चिल्लाता है कि वे गोब्लिन से घिरे हुए हैं। कोई और पूछता है कि क्या वाइवर्न्स आ सकते हैं। कैप्टन कहता है कि अगर वे डटे रहे तो वह शहर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। कैप्टन बेन को चिल्लाकर कहता है कि वह उन्हें रोकेगा और उसे अपना स्प्रिंट यूज करके पार जाने और उन्हें वार्न करने को कहता है। वॉरियर कहता है कि वह अपने कमांडर की बात समझ गया। वह क्रिएचर्स पर चार्ज करता है, चिल्लाता है कमीने मॉन्स्टर्स, ये कहते हुए कि वे वहां जानबूझकर इकट्ठा हुए थे। दूसरा आदमी मॉन्स्टर्स के बीच से भागता है। वह कहता है कि जितनी जल्दी सेंट आएगी वे उन सबका सफाया कर देंगे। वह कहती है कि उन्होंने जानबूझकर उस वॉरियर को भागने दिया और उसे लगता है कि गोब्लिन्स ने यह जानबूझकर किया है। यह सिर्फ उनका प्लान हो सकता है। लीडर कंफर्म करता है, कहता है कि वे सही हैं। कोई मदर ऑफ ड्रैगन्स नहीं है। यह उस बेवकूफ औरत को शहर में फंसाने की एक चाल थी। वह सोचता है कि उस शहर का क्या होने वाला है। कमांडर गुस्से से पागल हो जाता है और चार्ज करता है, उन पर चिल्लाता है। वह उन्हें ऑर्डर देता है कि जो कोई भी ड्रैगन की सवारी कर रहा है उसे नीचे गिराओ। कहता है कि शहर पहले ही हाथ से निकल चुका है, लेकिन उन्हें सेंट के आने तक डटे रहना होगा। दोनों ग्रुप्स फिर से टकराते हैं। कैप्टन एक विशाल ओर्क से लड़ता है। वह सिचुएशन को कोसता है, कहता है कि क्रिएचर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी तलवार में कुछ बात है। गोब्लिन लीडर उसे ताना मारता है, कहता है कि वह इतना भी टफ नहीं है। कहता है कि टाइम थोड़ा कम है और एक वेपन निकालता है। फिर वह क्रिएचर से कूदता है, जमीन की तरफ गिरता है। वो कहता है कि वह सेंट के आने से पहले उन नाइट्स को खत्म कर देगा। अगले ही पल गोब्लिन्स देखते हैं कि कई नाइट्स जमीन पर हैं, एक अटैक से घायल। नाइट सोचता है कि वह यह नहीं सह सकता, सिचुएशन को कोसता है। उसे रियलाइज होता है कि उसने उन गोब्लिन्स को अंडर एस्टिमेट किया। फिर उसके सिर पर वार होता है। गोब्लिन लीडर कहता है कि उनका टाइम खत्म हो रहा है। उन्हें सेंट के आने से पहले जल्दी से सबको डिवोर करने को कहता है। क्रिएचर हाँ कहता है और बॉस को थैंक्स कहता है। कुछ समय बाद सेंट अपनी आर्मी के साथ पहुंचती है। वह ये सोचकर टेंस हो जाती है कि वे बहुत देर से पहुंचे। उन्हें सिर्फ नाइट्स के अवशेष मिलते हैं। वह वॉरियर कोसता है और कहता है कि वह उनके लिए बदला लेगा। वह कहती है कि लाशें भी नहीं बची हैं। पूछती है कि क्या इसका मतलब ये है कि ड्रैगन्स ने फिर से गोब्लिन्स के साथ हाथ मिला लिया है। वह कहता है कि उसने एक गोब्लिन को देखा जो ड्रैगन्स को कंट्रोल कर सकता था और वह पक्का उनका लीडर होगा। औरत हैरान होती है और उससे इसके बारे में पूछती है। वह एक्सप्लेन करता है कि गोब्लिन ने ड्रैगन को आग उगलने और पुल को तबाह करने का ऑर्डर दिया और कमांडर और बाकी सभी को गोब्लिन्स
और ड्रैगन ने मार दिया होगा। वह कहती है कि ड्रैगन की आग के सिर्फ कुछ ही निशान हैं और वे गोब्लिन्स के बचे हुए हिस्सों जैसे ज्यादा लग रहे हैं और यह भी कि ज्यादा ड्रैगन्स नहीं आ रहे हैं। फिर वह कुछ नोटिस करती है और पीली पड़ जाती है। वह यह कहते हुए पीछे हटने लगती है कि यह एक बाइट स्ट्रैटेजी थी। वह उन्हें जल्दी वापस लौटने का ऑर्डर देती है क्योंकि शहर को कुछ होने वाला है। वह वॉरियर डर जाता है और कहता है कि यह सच नहीं हो सकता। शहर में पूरी तरह तबाही मची है। सेंट बीच में खड़ी उस ट्रेजेडी को घूर रही है। वो घुटनों के बल गिर पड़ती है और खुद से पूछती है कि यह कैसे हो सकता है। कहती है कि यह सच नहीं हो सकता। वह एक बच्चे को अपने पिता के लिए रोते हुए देखती है। जब वह उसे गले लगाता है, औरत उसे ऐसा ना करने को कहती है, लेकिन बच्चा उसे जाने के लिए कहता है। वह मुड़ती है और कहती है कि वे सिर्फ उनकी रक्षा करने का नाटक करते हैं। जब गोब्लिन्स आए तो वे कहीं नजर नहीं आए। वह उसे एक बुरी इंसान कहती है। वे पूछते हैं कि अगर वह उनकी रक्षा नहीं कर सकती तो उसकी माफी कौन चाहेगा। वह किस तरह की सेंट है। वे कहते हैं कि उन्हें उसकी जरूरत है लेकिन वो उनकी रक्षा नहीं कर सकती। लड़की को समझ नहीं आता कि क्या कहे। वह बस सदमे में यह सब सुनती है। एक औरत कहती है कि उसने कर दिखाया। बिना उससे मिले ही उसने सेंट की स्पिरिट को कुचलकर उसे पूरी तरह हरा दिया। वह सोचती है कि वह इस बंदे से मिलने के लिए बहुत ईगर है और समय बीतता है। गोब्लिन्स की ट्राइब पर रात हो जाती है। ट्राइब लीडर उनके बीच चलता है। जैसे ही गोब्लिन्स फुसफुसाते हैं कि वह वापस आ गया है, वह गोबी से पूछता है कि उसने आज के टास्क कैसे हैंडल किए और क्या कोई कॉम्प्लिकेशन आई। वह रिपोर्ट करता है कि कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी मर्जी से सरेंडर कर दिया और उन्हें पकड़ लिया गया और जैसा ऑर्डर दिया गया था उसने सायोरा को सोने की एक गाड़ी भेजी और उसे और उसके परिवार को सुरक्षित शहर से बाहर निकाल दिया। लीडर उसकी तारीफ करता है और कहता है कि अब से उसे और गोक्षाना को मैजिकल क्रिएचर्स को डिवोर करने पर प्रायोरिटी देनी चाहिए। वह सोचता है कि पिछली लाइफ में सिर्फ काया ही थी जिसने उस पर भरोसा किया था और उसे यकीन है कि सीक्रेट सोर्ड अब पूरी तरह हार चुकी है। कहीं और ड्रैगन्स जंगल के ऊपर उड़ रहे हैं। वह मदर ऑफ ड्रैगन्स को उसकी मदद के लिए थैंक्स कहता है। वह कहती है कि उसने सुना है कि सेंट अपने बेड पर गिर पड़ी है और अब उठ नहीं पा रही है और यह सेटिस्फाइंग है, लेकिन उसे पूछना है कि क्या वो ड्रैगन्स भेजना जारी रखेगी। वह पूछती है कि वह उसे रिवॉर्ड के तौर पर क्या देगा। वह कहती है कि उसे रिवॉर्ड में वो चाहिए और पूछती है कि वह इस बारे में क्या सोचता है। वो पूछता है कि क्या वह उसके साथ मजाक कर रही है। वह कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मदर ऑफ ड्रैगन्स प्रेग्नेंट हो जाए, लेकिन वह उसे वार्न करती है कि वह इसे गलत ना समझे। अगर उसने मना किया तो वह बहुत अपसेट हो जाएगी। वह कहता है कि इसे गलत मत समझना, लेकिन एक मामूली गोब्लिन मदर ऑफ ड्रैगन्स के लायक कैसे हो सकता है। वह बहुत थ्रिल्ड दिखती है। वह कहती है कि वह कोई आम गोब्लिन नहीं है और वह उसमें एक गोब्लिन किंग का पोटेंशियल देखती है। फिर वह एक्सप्लेन करती है कि उनकी एंसेस्ट्रल ड्रैगन रेस ने हमेशा ताकत की रिस्पेक्ट की है। यह उसका नेचर है। वह पावरफुल बीइंग से मिलना चाहती है और स्ट्रॉन्ग डिसेंडेंट्स पैदा करना चाहती है। मुस्कुराते हुए वह कहता है, फिर तो कुछ करने को बचा ही नहीं, उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। आसपास के ड्रैगन्स उन्हें देखते हैं। उसे एक अचीवमेंट मिलता है, उसके सारे स्टैट्स में एक बोनस और वह सारे स्टैक पॉइंट्स को लेकर एक्साइटेड हो जाता है। वह डिसाइड करता है कि मदर ऑफ ड्रैगन्स के जागने से पहले चुपके से निकल जाना बेहतर है। वह धीरे धीरे पीछे हटता है, यह सोचते हुए कि वह इंसैनली फॉर्मिडेबल है और अगर उसे दोबारा ऐसा करने के लिए फोर्स किया गया तो यह एक प्रॉब्लम हो सकती है। गुफा के अंदर से कोई देख रहा है। वह सोचती है कि वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने इमेजिन किया था और शायद एक दिन वह गोब्लिन्स को लीड कर सके और एक नई दुनिया बना सके। वापस गोब्लिन्स गांव में कोई चीखता है, पूछता है कि यह क्या है। औरत पूछती है कि क्या वह उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहा है। वह कहता है कि अब उसके पास काम के लिए इंसान औरतें फंसी हुई हैं, तो वह उन्हें जाने दे सकता है। वह जानता है कि एल्व्स इंसानों से ज्यादा यूजफुल हैं, इसलिए वह उनकी लॉयल्टी जीतना चाहता है। उनमें से कसाना और बाकी सबको बताती है कि अगर वे जाना चाहते हैं तो वे जा सकते हैं। औरत जवाब देती है, डियर मदर, हमारा हीरो ये सब देखकर हैरान लग रहा है। वह घुटनों के बल बैठती है और कहती है कि अब तक उसने जो देखा है उससे वह कोई नॉर्मल गोब्लिन नहीं है। वह कहती है कि वह ट्राइब के साथ रहना और उसे फॉलो करना चाहती है। वह कहता है कि वह स्मार्ट है और ये भी कि अगर वह रुकेगी तो बहुत वैल्यूएबल होगी और प्रॉमिस करता है कि वह बाकी एल्व्स को परेशान नहीं करेगा। वह सोचता है कि वह उसे एल्व्स के लिए एक ट्रम्प कार्ड की तरह देखती है। एल्फ लड़कियों में से एक अपनी माँ के लिए चीखती है। उसकी आंखों में आंसू है। पूछती है कि वह रुकने का फैसला कैसे कर सकती है। एल्फ लड़की कहने लगती है कि अब से वे सिर्फ अपनी माँ और लीडर को फॉलो करेंगे। दूसरी कहती है कि वह भी नहीं जा रही है, वह रुक रही है। वह बंदा मुस्कुराता है, सोचता है कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। वह कहता है कि चूंकि उन्होंने रुकने का फैसला किया है इसलिए वे अब कैप्टिव्स नहीं हैं,
बल्कि उसके सबऑर्डिनेट्स हैं। वह सबकी सेफ्टी की गारंटी देगा और वे उसे थैंक्स कहते हैं। वह सोचता है कि होली स्वॉर्ड की हार और कोई बाहरी खतरा न होने के साथ यह सेक्रेड एरा को डेवलप करने और हीरोइक लेसेस बनाने का सबसे अच्छा समय है। एक सर्वेंट शिकायत करता है कि इंसान उसके लिए बहुत छोटे हैं। एल्फ लीडर से कहती है कि वे दूसरों को बनाने में मदद कर सकते हैं और हमारा हीरो कहता है कि यही एक रास्ता लगता है। एक गोब्लिन अपने लीडर को बुलाता है, कहता है ऐसा लग रहा है कि उनमें से एक मर गया है और उसे जल्दी करनी चाहिए। हमारा हीरो चौंक जाता है, उस पर सवाल उठाता है और वहां जाता है। वो पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वे कहते हैं कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है। फिर कुछ अजीब होने लगता है, उसके शरीर में बदलाव आने लगता है। क्रिएचर हंसते हुए उठता है और गोब्लिन्स में से एक पूछता है कि क्या वो फिर से जिंदा हो रहा है। वह गोब्लिन लेवल 50 के क्रिएचर में बदल जाता है, कई पावर्स वाला एक म्यूटेंट अबोमिनेशन। हमारा हीरो रियलाइज करता है कि अगर उसे मदर ऑफ ड्रैगन से वो स्टैट्स नहीं मिले होते। क्रिएचर कहता है कि वह मरा नहीं, वह बस और स्ट्रांग हो गया है। हमारा हीरो कहता है कि उसकी स्ट्रेंथ और विजडम काफी बढ़ गई है, इसलिए वह इस जनरेशन पर फोकस करेगा। 3 महीने बीत जाते हैं। वापस ब्राइट आइड सिटी में एक टैवर्न के साइन के नीचे एक आदमी पूछता है कि वे क्या सोचते हैं। बहुत समय हो गया है और वह जानना चाहता है कि क्या होली स्वॉर्ड रिकवर कर पाएगी। दूसरा कहता है कि उसे डाउट है। एक नाइट कहता है कि वे बस गोब्लिन्स का एक झुंड है और ब्लडस्टॉर्म हीरोज उन्हें अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। हर कोई यह देखने के लिए मुड़ता है कि कौन बात कर रहा है। यह हीरोज का डायमंड रैंक कैप्टन है, जिसे हिज हाइनेस सर अर्ल के नाम से जाना जाता है। 3 महीने की लगातार ब्रीडिंग के बाद उन्होंने 153 थर्ड जनरेशन गोब्लिन्स तैयार कर लिए हैं। इस बीच रॉयल फैमिली 100 सोने के सिक्कों के 3 बाउंटी नोटिसेस जारी करती है। अलग अलग रैंक्स के एडवेंचर ग्रुप्स एक ही गोई के साथ शहर में इकट्ठा होते हैं। गोब्लिन ट्राइब का सफाया करना। टर्मिनल कहता है कि इस बार वह डायमंड और एपिक लेवल के ओपोनेंट्स का सामना करेगा, इसलिए वह उसे ठीक से तैयार होने को कहता है। वह सोचता है कि डायमंड रैंक के हीरोज पहले ही ह्यूमैनिटी के एलीट में से हैं और एपिक वाले तो होली स्वॉर्ड को भी पार कर जाते हैं। वह सोचता है कि क्या इस बार कोई वार्निंग या गाइड नहीं मिलेगी और क्या डिसीजन पूरी तरह उस पर छोड़ दिया जाएगा। एल्फ अचानक अपने लीडर को बताती है कि एक रिपोर्ट है। वह पूछता है कि क्या बात है। वह कहती है कि नए गोब्लिन्स लगभग मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन जंगल के रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं और सबको भूख लग रही है। हमारा हीरो मानता है कि रिसोर्सेज काफी नहीं है। इसके अलावा शहर की सिचुएशन भी एबनॉर्मल हो रही है। उन्हें किसी ज्यादा सूटेबल जगह पर रिलोकेट करना होगा। वह खड़ा होता है और सबको मूव करने का ऑर्डर देता है। एल्फ कहती है कि वह प्रिपरेशंस हैंडल कर लेगी। कुछ समय बाद एक पहाड़ के पास एक झील पर कोई कहता है कि वाटरफॉल के पीछे की गुफा एक गहरे टनल कॉम्प्लेक्स में जाती है, जो घर के लिए एकदम परफेक्ट है। वह ग्रुप को अंदर ले जाता है। वह 2 सबऑर्डिनेट गोब्लिन्स को बुलाता है और उन्हें जगह को सिक्योर करने, इसे सेफ बनाने और कैप्टिव्स और बच्चों पर नजर रखने का ऑर्डर देता है। हर कोई काम पर लग जाता है। वे टनल्स में रोशनी के लिए मशाले लगाते हैं। वो डिक्लेयर करती है कि ये उनका नया घर होगा, उन्हें उसे फॉलो करना है और वह ये पक्का करेगा कि उनकी जिंदगी अच्छी हो। लेकिन जो कोई भी रूल्स तोड़ेगा वो मारा जाएगा। वो सोचता है कि ट्राइब एस्टैब्लिश हो गई है, अब उसे यह इन्वेस्टिगेट करना है कि शहर में क्या हो रहा है। अगर सिस्टम सही है तो एडवेंचरर्स अपने प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। इस बीच शहर में कोई बियर का मग नीचे रखता है। अटेंडेंट पूछता है कि क्या हिज हाइनेस को सिर्फ हाई लेवल मॉन्स्टर्स का शिकार नहीं करना चाहिए और क्या वह सच में फिर से गोब्लिन्स से निपटने का प्लान बना रहे हैं। अर्ल कहता है कि उसे अपने यूजलेस कजिन लोडर को बचाने के लिए इस बार यह खुद हैंडल करना होगा। इनकीपर ऐसा लगता है जैसे वो समझ गया हो। तभी कोई चिल्लाता है। जेड को आवाज लगाता है। वह कहता है कि जेड सब कुछ संभाल लेता है और रिवॉर्ड भी अपने पास रखता है, तो वहां जाने का उसका क्या गोल है। कमरा कंफ्यूजन में फुसफुसाने लगता है। सीजर कहता है कि वह गोब्लिन्स का सफाया करने का रिवॉर्ड ले रहा है और बेहतर होगा कि वे उसे लगभग 1000 सोने के सिक्के दें। कोई पूछता है कि वह मेज वहां क्यों है। दूसरा कहता है कि वह डायमंड रैंक हीरोज ग्रे हैट का लीडर है। कोई बड़बड़ाता है कि वह बूढ़ा काफी फायर्ड अप है और पूछता है कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। फिर कोई जोर से हंसता है। वह पूछता है कि क्या उन्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि होली स्वॉर्ड पागल हो गई है वे कोई भी कदम उठा सकते हैं, और उन्हें यह नहीं भूलने को कहता है कि एडवेंचरर लूसेलेना भी वही है। लोग पीले पड़ जाते हैं, फुसफुसाते हुए कि कोई इतना खतरनाक इंसान वहां क्यों आएगा, और उन्होंने सुना है कि वह पैसों के लिए अच्छे लोगों को भी मार देती है। अर्ल पूछता है कि क्या वह कोई वॉन्डरिंग हीरो है जो गोब्लिन्स की वजह से वहां है, लेकिन वह आदमी कहता है कि उसे गोब्लिन्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वह सिर्फ ड्रैगन्स को मारने आया है। अगर वह एक को मार गिराए तो शायद वह एक एपिक रैंक एडवेंचरर बन सकता है। फिर वह आगे कहता है कि उसे वॉर्न करना चाहिए कि गोब्लिन्स को अंडर एस्टिमेट ना करें। वे लो लेवल के होते हैं, लेकिन उनके इवॉल्व होने की एबिलिटी डरावनी है, खासकर म्यूटेंट स्पीशीज। बूढ़ा मेज कहता है कि उसकी बात में दम है। वह लगभग 100 साल जी चुका है और उसने औरतों से ज्यादा गोब्लिन्स देखे हैं। यह लो लेवल स्पीशीज एंशिएंट
एलियन टैंक से मौजूद है। सभी रेसेस की दुश्मन और इतने सालों बाद भी वे अभी तक गायब नहीं हुए हैं। वह अपनी बियर लेता है और कहता है कि गोब्लिन्स का सफाया करना एक सिरदर्द है और अगर रिवॉर्ड ना होता तो वो ये सब नहीं करता। अर्ल कहता है कि ये सच है, यहाँ तक कि सेंट और नाइट्स ने भी स्ट्रगल किया और नुकसान उठाया, इसलिए उन्हें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। वह बूढ़े से पूछता है कि वे गोब्लिन से निपटने के लिए एक ग्रुप क्यों नहीं बनाते और जब यह पूरा हो जाएगा तो सारा रिवॉर्ड उसका हो सकता है। बूढ़ा हंसता है और कहता है कि उनकी डील पक्की है। चूंकि हिज मैजेस्टी इतने जेंडर्स हैं तो वह उनके साथ एक ग्रुप बनाएगा। हालांकि वह बूढ़ा थोड़ा चालाक लग रहा है। वहाँ कुछ समय बीतता है। वे मिशन के लिए स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। सबका फोकस वायलेंस पर है। वह कहता है कि सीधे खतरे में घुसने से कई तरह की अनजानी मुसीबतें आ सकती हैं और उन्हें एक प्लान बनाना चाहिए। कोई कहता है कि